बुखार की दवाई दुनिया की सबसे खराब दवाई है। आज के समय में हमारी किचन में क्या सामान है जो हमको बीमार कर रहा है। भारत में कितने लोग हैं जो गोमूत्र पी के हल्दी लेकर कितने लोग कैंसर को हराया उन्होंने। तो ये केस क्या है? केस तारीख पे तारीख ये तरीका अपने बच्चों पे अजमाओगे सिगरेट छूट जाएगी। सूरज डूबने के बाद खाना खाना सबसे बड़ा दुरुपयोग। लिविंग वाटर क्या है? खाना खाने के बाद सैर नहीं करनी। जिम में गिर रहा है, कोई जिम में मर रहा है तो क्यों मर रहा है? बिकॉज ऑफ बॉडी को अब्यूज कर रही है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं। एक लाइट थेरेपी आप करते हैं, क्या होती है? जब रात को नींद खुले तो सारी लाइटें मत जलाओ। भारती जानते होंगे आप, कॉमेडियन भारती, उसका 16 किलो वजन यही घटा है इसी हॉस्पिटल में। कच्ची हल्दी और 10 कड़ी पत्ते। अगर आपको चाहिए जिंदगी में कैंसर ना हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। नमस्कार। आचार्य नाम ही हेल्दी पॉडकास्ट है। नाम ही हेल्दी पॉडकास्ट है, बिल्कुल। तो आचार्य जी, आजकल जो है सोशल मीडिया पे जो कैंसर एक शब्द सुनने में आता है ना, कैंसर सुनते ही लगता है कि आदमी तो गया। लेकिन जब भी मैं आपकी कुछ वीडियोस देखता हूँ, आपकी रील बहुत वायरल होती है, आप कहते हैं कि हम कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेज का हो। तो थोड़ा मुझे कैंसर के बारे में, मतलब जो आपकी जो समझ है, जो आयुर्वेद क्या बोलते हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, एक शब्द होता है कॉमन सेंस जी। कैंसर हुआ क्यों, अगर वो कारण खत्म कर दिए जाएं तो कैंसर को कोई और नहीं हरा सकता, आपकी बॉडी स्वयं हरा सकती है। क्योंकि कैंसर का सेल कहीं बाहर से नहीं आता, हमारा अपना ही सेल होता है। यानी कि आपके 4 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बिगड़ गया। अच्छा। आप चाह रहे हो मोदी जी सुधार दो, अमित शाह जी सुधार दो, डॉक्टर त्रेहन सुधार दो। अरे क्यों भाई, आपका बेटा है, आप सुधारो ना। ओके। आप दूसरे से सुधारने की उम्मीद क्यों कर रहे हो कि डॉक्टर कुछ कर दे, हमारी सरकार कुछ कर दे, फलाना डॉक्टर कुछ कर दे? क्यों भाई, बेटा किसका है? हमारा। बिगाड़ा किसने? हमने। सुधारेगा कौन? हम ही सुधारेंगे। बस ये है कैंसर का इलाज। वो ओके। हम नहीं करते। तो क्या गलतियां होती है कि बेटे, हम जब बेटे की हम परवरिश कर रहे हैं तो माँ बाप यानी हम खुद ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि बेटा बिगड़ जाता है? बेटा बिगड़ जाता है, बेटा नशे की दलदल में फंस जाता है, बेटा गलत संगत में पड़ जाता है। ओके। यही है ना सवाल जी, आपका? जी। तो हमारी जो बॉडी है ये भगवान की बनाई हुई है। ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय गॉड, गॉड, यस। और हम भगवान की ही संतान है। जी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान की संतान इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर हम भगवान की संतान है तो भगवान ही हुए। गीता तो बोलती है कि आप एक चेतना है, उस परम चेतना के अंश है आप। अगर आप सामवेद पढ़ा हो तो जी। सामवेद में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं जब मैंने दुनिया बनाई जी। तब मैंने मेरी छवि का निर्माण किया। ओके। यानी कि मैंने मेरी कॉपी तैयार करी। तो वी आर द कॉपी ऑफ गॉड। गॉड, यस। ऋग्वेद कहता है, जब भगवान कहते हैं, ऋग्वेद में जो ब्रह्मा जी की वाणी जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं जब मैंने आकाश गंगा बनाई, अंतरिक्ष बनाया, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, ग्रह बनाए, उपग्रह बनाए, कई सारी आकाश गंगाएं बनाई, तो उसमें एक पृथ्वी बनाई। पृथ्वी में पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, समुद्र बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, उसमें जलचर बनाए, यस। उभयचर बनाए, नभचर बनाए। सब बनाया। जलचर मतलब तैरने वाले तैरने जीव, वाला। उभयचर मतलब धरती पे चलने वाले चलने जीव, वाला, जी। नभचर मतलब पक्षी, उड़ने वाले उड़ने जीव, वाले। पक्षी वगैरह। तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ रचना करी मनुष्य। मनुष्य की। तो हमें भगवान क्या बोल रहे हैं ऋग्वेद में? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? सर्व पावरफुल। तो पावरफुल बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, तो फिर उसको कैंसर क्यों? उसको किडनी फेल क्यों? उसका लीवर फेल क्यों? क्योंकि हम इस सर्वश्रेष्ठ को इस्तेमाल करना गलत तरीके से शुरू कर दिया, अब्यूज करना शुरू कर दिया। यस। आपको एक शक्ति मिली जी। लेकिन उस शक्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हो। कैसे, वही जानना चाहते हैं। सूरज डूबने के बाद खाना खाना सबसे बड़ा दुरुपयोग। ओके। हमारी बॉडी सूरज डूबने के बाद खाना हजम करने के लिए नहीं बनी, लेकिन हम इससे हजम करा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी कम हो गई ना। आपके दादा परदादा लक्कड़ दादा कोई 90 जीता था, कोई 100 जीता था, कोई 120 जीता था। अभी क्या हो गया? 65, 70, 58, 55, 40, 45 में मर रहे हैं लोग। क्योंकि हम इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, हम इसको गलत यूज कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपने चिड़ियों को देखा है? जी। कबूतरों को देखा है? कब दाना चुगते हैं? सुबह चुगते हैं आके, फिर मतलब वो तो जैसे ही सूरज डूबता है गायब। उसके बाद दाना नहीं चुगते। नहीं। लेकिन इंसान, यहां से आप चंडीगढ़ जाओ,
रास्ते में कितने ढाबे हैं, सब पे जाएगा। एक सबसे बड़ा ढाबा है हमारे आसपास, यहाँ दिल्ली के पास सुखदेव ढाबा, हाँ। वहां रात को 2 बजे चले जाओ, रात को 1 बजे चले जाओ, सुबह 4 बजे चले जाओ, हाँ। वहां आइसक्रीम खाते, भटूरे खाते, डोसा खाते, टिक्की खाते लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब आप रात को जो खा रहे हो, अब आपने तो खा लिया, जी। अब बॉडी खाना हजम करेगी कि आपकी रिपेयरिंग करेगी? एक काम करेगी। हाँ। हमारी बॉडी में एक मुख्य काम एक टाइम पे हो सकता है। हमारी बॉडी की 70% एनर्जी जी। खाना हजम करने में लगती है जी। और बाकी एनर्जी टूट फूट की रिपेयरिंग में लगती है। लेकिन जैसे ही आप बॉडी के नियमों में खाते हो तो बॉडी की ज्यादातर एनर्जी टूट फूट रिपेयरिंग में लगती है। ये रात होती क्यों है? सोने के लिए। राइट। लेकिन आप सोए, क्या लीवर सोया? नहीं सोया, नहीं। क्या किडनी सोई? नहीं। क्या आंतें सोई? क्या छोटी आंत सोई? क्या बड़ी आंत सोई? अगर आपने रात को 9 बजे खाना खाया तो 9 बजे मुंह ने खाया, अमाशय ने खाया 10 साढ़े 10 बजे तक, ड्यूडोनियम ने खाया 11 बजे, छोटी आंत ने खाया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक। आराम कब करेगी? बड़ी आंत ने खाया 4-5 बजे, मलाशय जहां से मल निकलना है उसने खाया 6 बजे। पूरी रात ना तो आपके लीवर को रेस्ट मिला, ना आपके ब्लड को रेस्ट मिला, ना आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस हुआ, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 2.5 से 3 लीटर खून लगता है। जब भी हम खाना खाते हैं, हम लंबे सफर में जब जाते हैं तो ड्राइवर को खाना खाने से क्यों रोकते हैं? नींद ना आए। क्यों नींद आए? क्योंकि खाना खाने के बाद पेट को खून चाहिए हजम करने के लिए, जल्दी हजम करने के लिए। लेकिन हमने क्या करा, गाड़ी चलाई, झपकी आएगी तो इसलिए एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमने एक ड्राइवर को तो रोक दिया खाना खाने का, गाड़ी में चला। लेकिन हम खाना खाने के बाद सैर करने टुर रहे हैं। खाना खाने के बाद सैर नहीं करनी। ये तो हमको लेकिन बताया गया है कि खाना खाते थोड़ा टहला करो। गलत है? थोड़ा टहला करो। ओके। 5 मिनट 10 मिनट। ओके। 2 किलोमीटर सैर थोड़ी करनी है। खाना खाने के बाद टहलना है थोड़ा सा 5-10 मिनट और फिर रेस्ट करना है। ओके। कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा, पौना घंटा, ताकि खाना छोटी आंत तक पहुंच जाए, उसका पहला प्रोसेस हो जाए आमाशय वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खाना 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 दिन भर खाए जा रहे हैं। राइट। हमारे पेट में क्या महिषासुर घुस गया? इतना खाना खाते हैं हम। अक्षय कुमार जी की एक वीडियो बड़ी वायरल होती है कि इतना खाना नहीं चाहिए जितना आप खा रहे हो। देखिए, मैं बिलीव करता हूं कि हमें हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। शाम को 6:30 बजे बाद। तो अगर आपको भूख लगे तो मैं क्या कहते हैं, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ। अगर भूख लगे तो कोशिश करता हूँ 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाऊँ, वो अन्न उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। और मैं समझता हूँ एक तो इसमें लेट नाइट के अंदर जो आप अपने शरीर को जितनी तकलीफ पहुँचाते हो उससे ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। बिकॉज रात को जब आप 10 बजे 11 बजे खाना खा के सो जाते हो तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं आपके पेट को उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका सारा शरीर सो रहा होता है सिवाय आपके पेट के। एंड देन जब आप सुबह उठ जाते हो फिर आप वापस नाश्ता करते हो। सो बेसिकली 24 आवर्स योर स्टमक इज वर्किंग। एंड हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो पेट से निकलती है। जितने भी डिजीज़ प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स अल्सर, वेदर इट्स कैंसर और एनीथिंग। सो मैं एक लेमैन के हिसाब से समझा रहा हूँ कि इंसान को हम इंसानों को 6:30 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ द डाइट आई बिलीव। और दोपहर को, सुबह जो मर्जी आए खाओ, जितना मीठा खाना खाओ, जो केक खाना खाओ, बट 6:30 बजे के बाद मत खाओ। और शाकाहार और वेल आई डोंट लाइक मच ऑफ नॉन वेज। अच्छा, शादी में जा रहे हो आप? हाँ जी। आप 8 बजे पहुंच रहे हो, 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, फिर 8:45 चाउमीन, फिर मंचूरियन, फिर कोई चिल्ला, फिर कोई कॉफी, फिर कोई दूध का गिलास, बीच में फ्रूट की प्लेट, फिर आप रोटी खाना शुरू कर देते हो, फिर उसमें डोसा आ जाता है, फिर आपको चाउमीन मिल जाती है, फिर आपको एक कॉफी याद आ जाती है, 11 बजे फिर आप आइसक्रीम खा रहे होते हो, 11:30 बजे तिल्ले वाली कुल्फी खा रहे होते हो, 12 बजे फिर कॉफी पी रहे होते हो। अरे भाई, क्या हो गया? हम छोड़ बॉडी इतना खाना कैसे? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी बिल्कुल।
आपने शादी में जाके इतना खाया, मैं आपको दो तरीके समझाता हूँ। जी। एक काम करो, आज के बाद जब भी शादी में जाओ थैला लेके जाओ, ओके। एक थैला लेके जाओ, 2 गोलगप्पे इधर 2 गोलगप्पे थैले में, हम्म एक टिक्की इधर एक टिक्की थैले में, हम्म एक पापड़ी इधर एक पापड़ी थैले में, एक दूध का गिलास इधर दूध का गिलास इधर, बर्फी का टुकड़ा इधर बर्फी, मतलब जो जो इधर डालना है वो थैले में डालना है। अगर कॉफी पियोगे तो इधर भी कॉफी डालनी है, हम्म, और घर लाके वो थैला रख देना। सुबह देखना घर में बहुत सौंधी सौंधी बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुनों की रसगुल्लों की खुशबू आ रही होगी, या बदबू क्या आ रहा होगा, बदबू आएगी। बदबू आ रही होगी। हाँ। तो जो जो आपने थैले में डाला वही तो इधर डाला है। अच्छा। अच्छा एक काम करो, अब जी। आपके घर में मच्छरों की समस्या हो, मक्खियों की समस्या हो, छिपकली की समस्या हो, कॉकरोच की समस्या हो, आप उस थैले को 2 दिन पड़े रहने देना। हाँ, सारे घर की मक्खियां, सारे घर के मच्छर, वहीं पे आ जाएंगे। सारे घर की जो भी कॉकरोच है, जी। छिपकली है, हाँ। सब वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसको शिकार करने में यूज करना, तब उस पे बेगोन स्प्रे कर देना, हाँ। तब उस पे हिट स्प्रे कर देना। ये फॉर्मूला मच्छर मक्खी मारने के काम का है, इतना खाना। लेकिन जो आपने अंदर डाला उसका क्या होगा? राइट, तो राइट। आज के बाद जब थैला लेके जाना और अगले दिन देखना थैले में आपको क्या दिखता है, सब कुछ कचरा दिखेगा हाँ, और बिल्कुल। स्मेल आ रही होगी। बहुत गंदी। अगर 2 दिन थैले को घर में रख लिया, हम्म, आप घर में बैठ नहीं पाओगे, इतनी बदबू आएगी। और सोचो इतना ही सामान आपने लीवर और आंतों को दिया हजम करने के लिए, तो कितना अब्यूज किया आपने बॉडी को। बदले में तुम्हें कैंसर ही तो मिलेगा, तुम्हें किडनी फेल ही तो मिलेगा, तुम्हें लीवर फेल मिलेगा, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम मिलेगी, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर मिलेगा, तुम्हें बीमारियां ही मिलेंगी भाई। तो एक तो ये तरीका है समझाने का जी। कि आज के बाद जब भी जाओ थैला थैला लेके लेके जाना, जाओ। ठीक और है। थैले में देखना क्या क्या है। जी। तो अगली बार आपको सोचते टाइम खाते टाइम सोचोगे। जी। एक तरीका सिखा देता हूं अगर आपको करना है तो। जी। आप जब भी शादी में जाओ, जाते ही पहले बड़ी प्लेट भर के फ्रूट खा लो, बड़ी प्लेट भर के सैलड खा लो, उसके ऊपर से जो खाना है एक ही बार में खा लो, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं खाना, मतलब जो खाना है इकट्ठा खाना है, जी जी। और बैठ के खाना है। ओके। कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना। शादियों में तो मोस्टली खड़े होके खाते हैं। कुर्सियां लगी होती है ना, जी, जी। टेबल लगी होती है, बैठ के खाओ। ओके। खड़े होकर कभी खाना नहीं खाना, जी। खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना। अच्छा, इन दोनों के क्या साइड इफेक्ट है, थोड़ा वो बता दीजिए। सर जब हम खड़े होके खाते हैं जी। तो बॉडी खड़ी हुई है, बॉडी का ब्रेन डिसीजन क्या ले, अब आप खड़े खड़े चलने लग जाओगे या मुझे खाना हजम करना है। हाँ। बॉडी को मैसेजिंग क्या दे रहे हो आप खड़े खा रहे हो। कंफ्यूज रहेगा माइंड कभी। माइंड का अंदर जो मेरे अंदर का ब्रेन है, गट ब्रेन है, मेरा गट ब्रेन कनेक्शन है। हाँ। अब वो कहेगा इधर तो खाना आ रहा है तो ब्लड इधर जाएगा। अब ब्लड को यहाँ चाहिए, 5 लीटर खून है बॉडी में, कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर। एक बार का खाना हजम करने के लिए 2.5 से 3 लीटर चाहिए। तो घुटने से भी कम हो जाता है, एड़ी से भी कम हो जाता है, कमर से भी कम हो जाता है, सिर से भी कम हो जाता है। तो वो यहाँ ज्यादा आ जाता है क्योंकि अब यहाँ जरूरत है, तो सारी शक्ति यहाँ आ गई। अब आपने चलना शुरू कर दिया, अब बॉडी कहेगी घुटने को खून चाहिए, बॉडी उधर फेंकेगी। तो बॉडी क्या क्या करे तुम्हारे लिए। इसीलिए बॉडी 100 साल नहीं जी रही। हाँ। किसी की 40 साल में हार्ट अटैक से मौत हो रही है जी। किसी की 25 साल से हो रही है, कोई डांडिया करता करता मर रहा है, गिर रहा है, कोई जिम में गिर रहा है, कोई जिम में मर रहा है। तो क्यों मर रहा है? बिकॉज हम बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं, बॉडी को गलत यूज कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण से और समझाता हूँ। बिल्कुल। आप शादी में गए, 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपने खूब खाया, जो मैंने बताया अभी, ये भी सब खाया जी। सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटिया लग गई जी। सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटिया लग गई जी। आप चले गए 100 कोल्ड बड़े डॉक्टर के पास जी। अब वो डॉक्टर क्या बोलता है आपको? फूड पॉइजनिंग हो गई, हाँ। इन्फेक्शन हो गया जी। डायरिया हो गया जी। लूज मोशन हो गई, यही बोलता है। हाँ। और आप वो बोलेगा ग्लूकोज लगवा लो, कोई बोतल लगवा लो या गोली ले लो। क्यों भाई? हीरे मोती निकल रहे थे। लेकिन उसी टाइम आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाते जी। वो क्या बोलता? रात को गंद खाया है, बॉडी निकाल रही है, बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। एक ही सिचुएशन थी, पॉटी लगी थी आपको या उल्टियां लगी थी। एक बोल रहा है फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया। एक बोल रहा है बॉडी सियानी है। डॉक्टर कौन सा बढ़िया है? बॉडी सियानी है। जाते किसके पास हो? जो ग्लूकोज चढ़ाता है। फंसते हो तुम। वो डॉक्टर के पास जाया करो जो बोलता है बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, इन्फेक्शन, अरे व्हाट इज दिस? ओके। मतलब सारा खेल शुरू होता है। आप सलाह किससे लेते हो? दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और पांडव भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। अब इशारा समझ जाओ।
आपका सलाहकार जो है भगवान कृष्ण होना चाहिए, ना कि शकुनी। और शकुनी हो- भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ साफ कहा है, जी युक्ताहार विहारस्य जी युक्त चेष्टसु कर्मसु जी यु- युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। कहने का मतलब युक्ति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपना आहार विहार को चूज करो जी और दिमाग लगा के खाओ, और कब नहीं खाओ इसका डिसीजन लो। ओके। तो कभी आप दुखों से दूर रहोगे हमेशा, ओके। और आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवत गीता का 17 चैप्टर है। पढ़ता कौन है, समझ से ही भी तो है ना। मैंने दोबारा बताता हूँ, युक्ताहार विहारस्य जी युक्त चेष्टसु कर्मसु के नाम से गूगल पे सर्च मार लो, जी आपको भगवत गीता का श्लोक मिल जाएगा कि जी। युक्ति, दिमाग इस्तेमाल करो खाने पीने आहार और विहार में। जी मतलब सोने का टाइम, उठने का टाइम, जागने का टाइम, जी ये आपका डिसीजन होना चाहिए किस टाइम। जी अब आप रील देखते देखते रात को 1 बजा देते हो। अच्छा, एक और जुड़ी बात बताता हूँ मैं जी जी। आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ है ये, प्लीज प्लीज। कि पहली बात मैंने बता दिया कि डॉक्टर कौन से के पास जाना है, चॉइस इज योर्स। जी जो काटने की बात कर रहा है, आपको रोकने की बात। अच्छा, एक और बात बताऊं, चलो एक सवाल पहले वाले क्वेश्चन से करते हैं। जी जब सुबह आपकी बॉडी 6 बजे पोटियां लगा रही थी, जी। उल्टियां लगा रही थी, तो किसने लगाई? वो तो खाने हमने खाया था रात में, वो किसने लगाई होंगी? जो हमारे अंदर जो बॉडी के कौन सा हिस्सा इंटेलिजेंट है? ये है वैसे तो। तो अगर बॉडी ब्रेन से पूछती जी कि अंदर से पोटियां लगाऊं, तो ब्रेन तो ये बोलता ना ना गुलाब जामुन है, हाँ। निकाल लेनी, रसगुल्ले है, निकाल लेनी, जी जलेबियां थी, हाँ। दिल्ली में बीटीडब्ल्यू वाले की टिक्की थी, बिट्टू निकाल टिक्की ली वाला। थी। तो ब्रेन तो मरवा देता उस दिन। जी जी। फिर भी बॉडी ने पोटियां लगाई। गट इज अवर सेकंड ब्रेन। इसी पे मेरा एक सवाल था, मैं ये बात आपसे बोलने वाला था इसी के जस्ट बाद, कि हमारे गट को जो है हमारा दूसरा दिमाग कहा जाता है। और मैंने पढ़ा भी है, और जो आप जैसे हेल्थ एक्सपर्ट उन्होंने बोला भी है कि जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमीटर होता है, गट उसमें बहुत अच्छा आपका रोल प्ले करता है। तो गट के बारे में थोड़ा सा बताइए, गट हेल्थ को ये लेकर के थोड़ा सा। देखो, गट इज अवर सेकंड ब्रेन। जी मैं आपको बोलूं, गट इज अवर मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। जी। मतलब इस ब्रेन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन ये है। गट। ये जो आंखों के ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक ब्रेन है। जी। अगर बॉडी को पोटियां लगानी थी और बॉडी इस ब्रेन से पूछती, तो ये क्या कहता? नहीं लगानी। नहीं लगानी। लेकिन उस टाइम पे अगर बॉडी पोटियां नहीं लगाती, तो बॉडी में इतना एसिड लेवल इकट्ठा हुआ था, आपकी हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो सकती थी, क्योंकि एसिड बढ़ गया बॉडी में। एसिड और एल्कलिनिटी का बैलेंस पता ही आपको। जी जी एसिड बैलेंस बढ़ गया, तो जी। बॉडी ने मजबूरी में, गट ने, जो हमारे गुड बैक्टीरिया है, जी जो हमारी शक्ति है, हमारी जी। सेना है, उसने डिसीजन लिया, नो ब्रेन की मत सुन भाई, चक्के मशीन शुरू कर। लेकिन आपने अगर उस टाइम ग्लूकोज की बोतल लगवा ली, तो आपने इन बैक्टीरिया को क्या मैसेज दिया कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन देम। तो आपने आगे के लिए बड़ी बीमारी को न्योता दे दिया। कभी भी बॉडी जो करती है, सिम्टम देती है, उसको बाईपास या उसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि बॉडी का इशारा बॉडी की इंटेलिजेंस है। अब बॉडी ने बुखार चढ़ा दिया, बिकॉज बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जी। टेम्परेचर बढ़ाकर बॉडी गंदे पित्त को फूंक रही है, आपके ब्लड में पित्त बढ़ गया। आपको ब्लड कैंसर नहीं होगा सर, आपको कभी ये नहीं होगा, सोराइसिस नहीं होगा, ल्यूकोडर्मा नहीं होगा आपको कभी, क्योंकि बॉडी ने अपने गंदे पित्त को फूंक दिया, ब्लड के अंदर जो एसिडिटी बढ़ गई थी। बॉडी इंटेलिजेंट है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं। अच्छा, ये मित्र हैं, ये हमारे भले के लिए आते हैं। अब आपने पूछा था गट और का ब्रेन का कनेक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बचपन में जब हम छोटे थे जी, हमने देखा होगा पैरों पे फोड़े हो जाते थे, हाँ हाँ, फुंसियां हो जाती थी, मुंह पे मुहासे हो जाते थे, पीठ पे दाने हो जाते थे, वो अच्छे थे कि बुरे थे? उस वक्त तो हमको बुरे दिखते थे लेकिन वो बॉडी के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन कि बॉडी में कहीं टॉक्सिन था, बॉडी में कहीं आम था, बॉडी में कहीं गंदगी थी, बॉडी में कहीं फ्री रेडिकल थे, बॉडी में कहीं ऐसा टॉक्सिन था जो बॉडी के लिए खतरनाक था, बॉडी ने उसको उस रास्ते से निकाल दिया। ओके। उस फोड़े के थ्रू, उस फुंसी के थ्रू एक ओपनिंग खोली, एक रास्ता खोला। फोड़ा फुंसी क्या होता है? स्किन में छेद होता है, जी। वहां से निकलता है वो जी, हाँ। और फिर वो जख्म भर जाता है। हाँ। तो बॉडी निकालने के लिए पहला रास्ता तो होता है उल्टी, हाँ। एक रास्ता होता है पॉटी, एक रास्ता होता है पसीना,
लेकिन वो तीनों रास्ते फेल। एक रास्ता है नाक, हाँ, गंदगी निकलती जी, है। जी, जी। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे रेडिकल, कुछ फ्री रेडिकल, कुछ टॉक्सिन बॉडी में ऐसे होते हैं जी, जो किसी केमिकल से, किसी दवाई से या किसी गलत फूड से बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। जी। तो बॉडी नया रास्ता ढूंढती है फिर, और वो फोड़ा, वो फुंसी, वो दाग, वो अच्छे हैं। वो ओके, ऐड आती है ना, दाग अच्छे दाग हैं। अच्छे हैं। जी, लेकिन आप क्या करते हो, एंटीबायोटिक लेके जी, उन फोड़ों को सुखा देते हो। हाँ, डॉक्टर सुखाते ही हैं, बिल्कुल। या आप उनको दबा देते हो, उनको बंद कर देते हो, कवर कर देते हो। अब वही फोड़े फुस्सी अंदर हो रहे हैं, तो उसका नाम कैंसर है। ओके। कैंसर कुछ और नहीं है, वही फोड़ा फुंसी है। जो बाहर हो रहा था वो अंदर हो रहा है। अंदर हो रहा है। बॉडी निकालना चाह रही थी, निकाल नहीं पाई, तो बॉडी ने अंदर ही कहीं इकट्ठा कर दिया। अब आपने उसको छेड़ा, बायोप्सी करके, एफएनएससी करके, सर्जरी करके। कीमोथेरेपी। बॉडी सियानी थी, हाँ, बॉडी ने तो पकड़ के लॉक कर रखा था, झिल्ली चढ़ाई थी उसके ऊपर। जी, बॉडी में कहीं गांठ बनती है, जी, ब्रेस्ट में, जी, जी, गले में, तो बॉडी ने गांठ बना के आपका भला कर दिया। ओके। बॉडी में कचरा घूम रहा था, बॉडी ने उसको बंद करके लॉक कर लिया। अब आप गलती क्या करते हो, कारण खत्म नहीं करते, कारण खत्म नहीं करते कि आप वो गलत खाना बंद करो, वो दवाई बंद करो जिसका साइड इफेक्ट आ रहा है आपको, जी। और अपना फूड ठीक करो, टाइमिंग ठीक करो, बॉडी ठीक हो जाएगी। अभी अब आप पान मसाला खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो, जी। तंबाकू खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो आप कैंसर को इनवाइट कर रहे हो ना। बिल्कुल। तो फिर आ जाता है, फिर आप भाग रहे हो। जब आपकी बीवी आपको रोकती थी, आपकी बेटी आपको रोकती थी, आपकी मम्मी आपको रोकती थी कि बेटा पान मसाला मत खा, जर्दा मत खा, तंबाकू मत खा। मैंने भी बचपन में छोटे होते सिगरेटें पी हैं, मैंने भी पी हैं, लेकिन मेरी सिगरेट कैसे छूटी, जी। मैं सबको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। और मैं भारत की हर महिला से रिक्वेस्ट करूंगा, ये तरीका अपने बच्चों पे आजमाओगे, सिगरेट छूट जाएगी, जो तरीका मेरे साथ अपनाया गया। जी, जी, बचपन में जब मैं 20 साल का था, जी, तो मैं सिगरेट पीनी शुरू कर दी। अभी पीते पीते 20, 25, 30 दिन हुए थे, मतलब अभी मैंने ज्यादा नहीं तो 100 सिगरेटें ही पी थी। ओके। तो मेरी मम्मी को मेरी बुआ के बेटे ने बता दिया कि ये बेटा सिगरेट पी रहा है आपका। मैं घर पे आया, खाना खा रहा था, मम्मी ने कहा खाना बाद में खाइयो, पहले तेरे को कुछ और बढ़िया चीज खिलानी है, ओके। तेरी फेवरेट। मैं कहा ठीक है जी। मम्मी ने कमरे की कुंडी लगाई, और हवाई चप्पल होती थी नीले रंग की, नीले रंग की चप्पल आपको सबको पता है, अभी कई ब्रांड की आती है, लखानी की आती है, कई ब्रांड की आती है। जी, जी, मम्मी ने मुझे लंबा लिटा के, कुंडी लगा के, बाहर मेरी दादी गेट खड़काती रह गई, लेकिन मम्मी रुकी नहीं जब तक मेरा पीछे आगा पूरा लाल नहीं हो गया। जी। वो दिन और आज का दिन, जी। वो 20 साल का था, अभी मैं 50 साल का हो गया, जी। आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा हर माँ से, हर बहन से, कि अगर आपका भाई, आपका घर में कोई पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट पीता है, तो कृपया हवाई चप्पल इस्तेमाल करो और उसकी बीड़ी सिगरेट छुड़ाओ। कोई दवाई काम नहीं करेगी, हवाई चप्पल काम करेगी। और उससे रिश्ता बंद करो, उसको कसम दो, जो मर्जी करो, उसको बद्दुआ दो, तभी छोड़ेगा, वरना बाद में कैंसर या फेफड़े खराब होंगे ही होंगे। ओके सर, अभी तो सर फॉर्मूला ठीक है? नहीं बहुत बिल्कुल सही है सर। सर अभी आपने जो बुखार को लेकर के बात है कि फीवर हमारे लिए दोस्त है, और हम लोग क्या करते हैं, फीवर आते ही जो भी हमने एंटीबायोटिक ले ली, फीवर चल गया, लेकिन बुखार की दवाई खा ली। और आप जो एक फॉर्मूला बताते हैं कि आपके लिए दोस्त है, लेकिन आप घर बैठे बैठे गर्म पानी से उसको आसानी से मैं खत्म सबको बता देता हूँ। हाँ जी प्लीज। सबसे पहले तो एक चीज सुन लो, बुखार की दवाई दुनिया की सबसे खराब दवाई है। अच्छा। दुनिया में अगर आप गूगल पे रिसर्च करोगे जी, तो दुनिया में जितनी रिसर्चेस बुखार की दवाई पे हुई है, उतनी किसी और दवाई पे नहीं हुई। और वो सब दवाइयों ने ये बोला ये केमिकल है, ये एंटीपायरेटिक, ये सॉरी हिपैटोटॉक्सिक है, किडनी को खराब करती है, लीवर को खराब करती है, आपके ब्लड को एसिडिक करती है। जी। तो बुखार की दवाई मतलब दुनिया की सबसे खराब दवाई। बुखार मैंने बोला मित्र है जी, तो हमें मित्र की मदद करनी चाहिए कि मारना चाहिए? मदद करनी तो चाहिए। हमें क्या करना है, बुखार चढ़ाया क्यों, पहले ये समझ लो। अगर बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाकर उसको फूकती है, उसको मारती है, या उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। एक कारण होता है बुखार का ये। दूसरा कारण है आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो एसिडिक हो गया, पित्त बढ़ गया, गंदगी बढ़ गई, तो भी बॉडी बुखार चढ़ाकर उसको फूकती है। तो आज के बाद जब भी बुखार हो किसी भी कारण से, चाहे वो कोई पैथोजन आया या बॉडी में पित्त बढ़ा,
आपने पहला लक्षण आते ही, बुखार का पहला लक्षण, जुकाम फील हुआ, जी खांसी फील हुई, मौसम बदल रहा है, आपने एक गर्म पानी की बाल्टी भरनी है, बाल्टी जी ली जी और उसमें गर्म पानी भरना है पूरा ऊपर तक, जी और इतने घुटने तक पांव डुबो के बैठ जाना है, ओके मतलब पूरा घुटने तक पांव डुबो के गरम गरम पानी जी 40 से 42 43 डिग्री तक, जितना सहन हो सके, जी पूरा तेज गरम, बस पैर नहीं जलना चाहिए, ओके इतना गर्म पानी में पांव डुबो के बैठ जाओ 40 से 60 मिनट के लिए। और जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकालते जाओ, गरम भरते जाओ, 2 डिब्बे निकालते जाओ, गरम भरते जाओ, मेंटेन रखा टेम्परेचर। मेंटेन करना टेम्परेचर को। इमीडिएटली अगर आपको बुखार चढ़ेगा और 10 लोगों को चढ़ेगा, 8 लोगों का बुखार 1 से 1.5 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा, जुकाम खांसी भी ठीक हो जाएगा। किसी किसी को ऐसा दिन में दोबारा भी करना पड़ेगा शाम को, जी किसी किसी को ऐसा दिन में अगले दिन भी करना पड़ेगा। जी और शर्त क्या है? खाना नहीं खाना साथ में खा ना ना, पका हुआ भोजन नहीं खाना। फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, गिलोय का काढ़ा पियो, नारियल पानी पी लो, मौसमी संतरा किन्नू अमरूद अनार का जूस पी लो, फ्रेश फ्रूट और जूस, नारियल पानी लो, हल्का आहार लो, हल्दी ले लो। और जब वो गर्म पानी में पाँव डुबो के बैठे हो तो गिलोय, दालचीनी, सौंफ और तुलसी, सौंफ और तुलसी, हाँ दालचीनी और गिलोय जी का काढ़ा बना लो जी और घूट घूट करके पियो, ओके हल्का सा नींबू डाल के। ओके आप हैरान हो जाओगे, कैसा भी फीवर हो, कैसा भी, टाइफाइड का, निमोनिया का, जॉन्डिस हुआ, किसा भी फीवर हो, आपको इमीडिएट आराम आएगा ओके विद इन 40 to 60 मिनट्स। नो साइड इफेक्ट। सर जीरो, कुछ खाया ही नहीं ना। हाँ आपने गोली नहीं खाई, दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार उतारने की जो खाई, जी उससे कितने साइड इफेक्ट आने थे, कल को कैंसर आना था, जी कुछ और आना था। हाँ अच्छा एक बार मुझे और याद आ रही है, जी फिर मैं भूल जाऊंगा, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने, खास तौर पे बड़े बड़े डॉक्टर ने इसका मजाक उड़ाया था। हाँ मैं फिर बोल रहा हूं आज ये बात, क्योंकि दुनिया में जब अकल की बात करोगे ना तो पहले लोग मजाक उड़ाएंगे। मैं रिसर्च की बात करूंगा, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन पर रिसर्च दिखा देना। हम जब सोते हैं, मान लो 10 बजे से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में जब हम सोते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद हम साउंड स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में। उस टाइम वैसे तो पूरा दिन बॉडी का ब्लड लीवर से गुजरता है, लेकिन उस टाइम लीवर का पूरा, बॉडी का पूरा ब्लड लीवर से डिटॉक्स होने के लिए गुजरता है। ओके अगर उस टाइम आपकी नींद खुलती है हाँ तो आप भविष्य में, आपकी बॉडी इशारा कर रही है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, खतरा है भाई। दोबारा सुन लो, प्लीज प्लीज। रात को अगर आप 10-11 बजे सोते हो जी तो 1 से 3 बजे के बीच में आप साउंड स्लीप में होते हो। तो 1 से 3 बजे के बीच में पूरी बॉडी का ब्लड लीवर से गुजरता है साफ होने के लिए, गुजरता दिन भर है साफ होने के लिए, लेकिन रात को ज्यादा मात्रा में सफाई होती है क्योंकि रात को रेस्ट मोड में हो आप, राइट। तो रात को 1 से 3 के बीच में पूरी बॉडी का ब्लड साफ होने के लिए गुजरता है। उस टाइम अगर आपकी नींद खुलती है, रोज खुलती है, कभी कभार खुले कोई बात नहीं, ज्यादातर खुलती है, तो आपकी बॉडी इशारा कर रही है कि भविष्य में आपका कोई अंग खराब होने वाला है, या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, या कैंसर तक भी आ सकता है। तो इमीडिएटली ऐसे लोगों को अपना खाना रात को 7 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है। तो 15-20 दिन में ही बॉडी वापस अपनी क्लॉक को, सर्केडियन रिदम को सेटल कर लेगी। ओके। और तो रात को जो 1 से 3 बजे नींद खुलती है वो बंद हो जाएगी। तो आपके लीवर की सफाई होगी, बॉडी स्वयं उस बीमारी को ठीक करने के लायक हो जाएगी। तो मैंने फ्री में आपको तरीका सिखा दिया कि आपकी बॉडी ने इशारा किया रात को 1 से 3 बजे नींद खुल के, जी आपने इशारे को समझा जी और अपने खाने की टाइमिंग ठीक कर ली। ओके। तो रात को 7 बजे के बाद फिर खाना नहीं खाना। तो जिसकी बॉडी इशारा करे। अब कई लोग बोलते हैं रात को पेशाब आता है इसलिए उठते हैं, कई बोलते हैं हमारे को रात को सपने आते हैं इसलिए उठते हैं। भाई किसी भी वजह से उठते हो, नींद डिस्टर्ब हुई, बिल्कुल। अच्छा कई बार लोग रात को उठते हैं, दोबारा नींद नहीं आती, होता है। तो बॉडी में रिपेयरिंग कब होगी? डिस्टर्ब होगी। एक और बात करनी है, जब रात को नींद खुले तो सारी लाइटें मत जलाओ, अपने घर में बाथरूम में और कमरे में 0 वाट का बल्ब जलाओ।
ताकि रात को नींद खुले तो 0 वाट बल्ब जलाओ, क्योंकि अगर पूरी लाइटें जला दी तो आंखों को क्या लगेगा, दिन हो गया, लीवर अपना काम शुरू कर देगा, किडनी अपना काम शुरू कर देगी, वो दिन वाले काम शुरू कर देंगे। तो हमारे पूर्वज सियाने थे, हमारे घर में बाथरूम में 0 वाट बल्ब होता था, लेकिन आजकल जो बड़े घर बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, सारी लाइटें जला देते हैं, एक बटन से सारी लाइटें जलती हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो, रात को लाइटें नहीं जलानी, 0 वाट का बल्ब। क्यों? रात को अगर आंखों को लगा दिन हो गया तो फिर आप भविष्य में, एक तो रात को दोबारा नींद ढंग से नहीं आएगी, मैं भी नहीं आए, कईयों को आ जाती है, कईयों को नहीं आए, तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी ना। और जब जब बॉडी की रात को रिपेयरिंग नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, बड़ी बीमारी आने की शुरुआत हो जाएगी। ओके। और सबसे पहले आपको शुगर आएगा, या बीपी आएगा, या थायराइड आएगा, फिर थोड़े दिन बाद आपको हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी फेल आएगा, फिर थोड़े दिन बाद आपको कोई लंग्स में कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर, फिर ये सब आएगा। शुरुआत ऐसी ही होगी। और मैं बोलता हूं जिसको गैस बनता है, जिसका तेजाब बनता है, जिसको कब्ज रहती है, वो बड़ी बीमारी आने की तैयारी है, वो इशारे है बॉडी के। और रात को जो 1 से 3 बजे मैंने बोला लीवर अपनी सफाई करता है, मतलब खून की सफाई करता है, तो उस टाइम अगर आपकी नींद खुल रही है तो ये अलार्म मान लो। मुझे पता है अभी भी इसकी रील काट के कोई 1-2 बेवकूफ डॉक्टर, मैं बेवकूफ बोलूंगा उनको, वो पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है, वो बेवकूफ है, क्योंकि वो, मैं आपको कह रहा हूं बॉडी इशारा दे रही है, ये समझो। मैं ये कब कह रहा हूं कैंसर हो चुका है, मैं बोल रहा हूं बॉडी बता रही है आपको कि मेरे को हो सकता है, भाई संभाल लो। राइट। यही तो होता है ना। बिल्कुल। हम मान लो आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई गुंडा है जी, और वो आपको तंग कर रहा है और बोल रहा है 1 करोड़ में दे भाई, नहीं तो गोली मार दूंगा, तो आप पुलिस के पास जाते हो। बिल्कुल। उस टाइम उसने मारी तो नहीं मारी नहीं, लेकिन पुलिस वाला बोले अभी मरी थोड़ी है भाई, जा ना यार, पहले गोली मारने दो उसको, ये वाली बात हुई ना। ये तो फिर जी। हम पुलिस के पास मदद मांगने गए भाई, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं करी और बाद में उस गोली मरी गई। ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी इशारे कर रही है, हम नहीं समझ रहे, और उसके बाद हमें बड़े परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में, उनकी एक बातें में, उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बातें बोली है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया वो तो है ही, लेकिन हमारी स्किन पे भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं कम से कम 20 साल हो गए अंकुर, मैंने साबुन लगाना छोड़ दिया। मैं आप समझ गया किन की बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बहुत सही बोल रहे हो। हाँ, वो आप पूरी बात बता दो, सब सुन लेंगे। ओके, क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो बाहर से पैथोजन वगैरह कुछ आते हैं वहीं पे खत्म कर देते हैं, अंदर तक नहीं जाने देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रगड़ के उसको साबुन लगा के खत्म कर देते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो आपके पॉडकास्ट पे आए थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुहिम उठाई है बैक्टीरिया को बढ़ाने की, तो उनको थैंक यू है जी। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरियल कॉलोनी है, स्किन पे, पेट में, पूरी बॉडी में। आपकी बॉडी में कितने सेल है, हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? ट्रिलियन, मिलियन, ट्रिलियन में होते हैं। लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी। कितने? 30 ट्रिलियन। ट्रिलियन? जी हाँ, समझ गया। और कुछ डॉक्टर 70 ट्रिलियन भी बोलते हैं जी, मतलब 30 ट्रिलियन से 70 ट्रिलियन सेल है। ओके। इसमें सिर्फ 5 से 10% आपके हैं, बाकी सब बैक्टीरिया वायरस है। ओके, सब बैक्टीरिया वायरस है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में मैं बोलूं 1 करोड़ सेल्स हैं, 1 करोड़ तो 10 करोड़ बैक्टीरिया है जी, 100 करोड़ वायरस है जी। तो हम बैक्टीरिया वायरस से तो बने हुए हैं। और आप साबुन लगा के घर में वो पोछा लगा के 99.9% बैक्टीरिया मारे, आप किसी और को नहीं मार रहे, अपने आप को मार रहे हो, क्योंकि यू आर बैक्टीरिया, यू आर वायरस जी। सेल तो आपके 10 पैसे हैं। तो हमें कुछ भी ऐसा शैम्पू, क्रीम, साबुन नहीं लगाना जो मेरी स्किन की इम्यूनिटी को खराब करे। अगर आपको स्किन पे लगाना है, हल्दी लगाओ। आप मिट्टी के लेप से नहाते थे पहले। जी हाँ, बिल्कुल। अभी एक वीडियो वायरल होती है, लोग देसी गोबर किसी ने लगा के नहाया तो लोगों ने मजाक उड़ाया जी। और भैया देसी गोबर, देसी मिट्टी से नहाने से आपको कभी सोराइसिस नहीं होगा, लेकिन शर्त क्या है, वो देसी गाय का, भारतीय गाय का गोबर होना चाहिए जी। और खाली गोबर से क्यों नहाना है? गोबर है, मिट्टी है, उसमें आप हल्दी मिक्स करो, उसमें आप नीम के पत्ते मिक्स करो, उसमें आप कड़ी पत्ता मिक्स करो, उसमें आप गिलोय का पाउडर मिक्स करो, उनका एक पूरा लेप बना के बॉडी पे लगाओ। और हम कह रहे हैं रोज लगाओ, महीने में एक बार नहा लो। लेकिन गोबर से नहाने वाला इंसान, गोबर से नहाने वाला इंसान,
अरे भाई, तुम जहां से निकलते हो ना, वजाइना से ही तो निकलते हो, माँ के कहां से निकलते हो? वजाइना तो वो तो आपकी नजरों में तो पेशाब करने की जगह है, तो तुम पेशाब करने की जगह से निकले हो, फिर वो पेशाब पी लिया तो बुराई क्या है? अरब कंट्री में ऊंट का पीते हैं वो लोग, अरब कंट्री में ऊंट का पीते हैं, भारत में देसी गाय का पीते हैं, लेकिन देसी भारतीय गाय का मूत्र ही अमृत है, क्योंकि वो अगर वो भी तब अमृत है अगर वो जड़ी बूटियां खाए तो। अगर गाय एक जगह बंधी हुई है, गाय हिलती नहीं है, गाय डुलती नहीं है, एक जगह बंधी रहती है और उसको इंजेक्शंस बहुत लगते हैं, तो इतना अच्छा अमृत दूध नहीं है वो, इतना अच्छा मूत्र नहीं है उसका। अभी अमेरिका में देसी गाय के गोमूत्र से कैंसर का ट्रीटमेंट का रिसर्च चल रहा है। भारत में कितने लोग हैं जो गोमूत्र पी के, हल्दी लेकर, कितने लोग कैंसर को हराया उन्होंने। पर इंडिया में क्या है ना आचार्य जी, इस चीज को ना धार्मिक लेके जोड़ के उस चीज को कंट्रोवर्सी कर देते हैं, जबकि मुझे लगता है ये एक प्रकार का साइंस है, अच्छा साइंस है और प्रूफ साइंस है। सर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ जी। गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ, हाँ। भैंस पे इतनी कहावतें क्यों बनाई? इसका मतलब हमारे पूर्वजों को कोई विज्ञान मालूम था जी, हमारे पूर्वजों को कुछ अकल थी, उन्होंने कहावतें बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी जी कि ये भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है जी, तो अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, कोरिया, पूरी दुनिया में, चाइना, पूरी दुनिया में कोई भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? अगर भैंस इतना ही ज्यादा दूध देती है तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, रशिया में, नॉर्वे में, डेनमार्क में वेयर इज बफेलो? नहीं है भाई भैंस। नहीं है। भारत में अंग्रेजों ने एक ऐसा जाल बुना, भारत में 3 बर्बादियां की भारत की उन्होंने जी, भारत की जुडिशरी, न्याय व्यवस्था जी, बिल्कुल बर्बाद कर दी अंग्रेजों ने, इसमें न्याय है ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जी। है हमारी एजुकेशन, जी, तीसरी हमारी हेल्थ केयर, जिसमें केयर नहीं है, सिर्फ हेल्थ लूट है, केयर नहीं है, जी, आपका ट्रीटमेंट भी नहीं है। बीपी की गोली जिंदगी भर खाओ, शुगर की गोली जिंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली जिंदगी भर खाओ, डायलिसिस कराते रहो, अब ट्रांसप्लांट करा लो, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, सर्जरी हो गई, अब जाओ, अब दोबारा कैंसर हो गया, दोबारा कीमो कराओ। अरे भाई, बीमारी की जड़ 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 अंग्रेजों ने 3 बेड़ा कर रखी है, मैंने बताया, न्याय, एजुकेशन और हमारी हेल्थ, तीनों का बेड़ा कर रखा और हमारे अंदर कुछ ऐसे बीज बो दिए। ये भैंस भी अंग्रेजों की ही पैदा की हुई है, मतलब भैंस थी पहले, अच्छा, दूध पीते थे लोग हमारे भारत के, लेकिन सिर्फ वो लोग पीते थे जिनको इसकी जरूरत थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई बहुत दुबला पतला था तो कुछ दिन भैंस का दूध दिया जाता था। किसी को कुश्ती लड़नी है, किसी को लड़ाई में जाना है, किसी को मसल्स बनानी है, किसी को राजा महाराजाओं का योद्धा लगना है, मतलब तलवारबाज बनना है, उनके लिए दूध था एक परिस्थिति में। सब कोई नहीं पीते थे, देसी गाय का दूध पीते थे, भारतीय गाय का। बिल्कुल। अब अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। मान लो आप 2 भाई हो, आपका झगड़ा हो गया, दोनों चले गए कोर्ट, आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, 10 साल हो गए, न्याय नहीं मिला अभी तक, लेकिन 10 साल से आपकी वाइफ, उसकी वाइफ, आपके बच्चे, उसके बच्चे एक दूसरे को बर्बाद करने के तरीके खोज रहे हो। कभी इनकम टैक्स में कंप्लेंट, कभी किसी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट, कभी आपको बर्बाद करने के लिए हवन पाठ पूजा, तंत्र मंत्र तक करा देते हैं लोग सगे भाई पे। जबकि आज से 200-300 साल पहले अगर आप 2 सगे भाई लड़ते हैं, राजा के पास जाते हैं, महामंत्री के पास जाते हैं, वो आपकी सुनता, वो बोलता यार तू बड़ा है ना, छोटा है, कोई बात नहीं, थोड़ी इसको 1 प्लाट ज्यादा दे, इसको 1 बीघा ज्यादा दे या 100 बीघे ज्यादा दे, तो ये झगड़ा नहीं होगा। तो आपस में ऐसे सुलझ जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो न्याय मिल ही नहीं रहा और आपके बीच में क्या है? दरार डालती है। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था की हालत है जिसमें न्याय नहीं है। जी। अभी सुना होगा आपने 1991 में भारत में, पंजाब में कुछ लोग, पुलिस वालों ने किसी को मार दिया था, मींस कैदी, मतलब अगर आतंकवादी कह के। अभी 4 दिन पहले उसका फैसला आया है, उन पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई। 1991 मैं पैदा हुआ था सकते, मैं तो 1975 में, चलो हाँ मैं 75, आप छोटे हो। तो अभी 2024 में ऐसे कानून का फैसले का 33 साल बाद फैसला आए, उनमें से 2 आरोपी मर चुके हैं, जिनके रिश्तेदारों को मारा गया उनके रिश्तेदार मर चुके हैं। ऐसा न्याय किस काम का? और अभी वो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी वो सेशन कोर्ट जाएंगे, स्टे ले लेंगे, फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे ले लेंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इतने में उनकी वैसे ही मौत हो जाएगी। तो हिंदुस्तान में न्याय नहीं है जी। इसीलिए मैं बोलता हूं, जितने भी लोगों के केस चल रहे हैं, मैं एक अपील करता हूं पूरे भारत से, भारत में 3 करोड़ केस लंबित है,
3 करोड़ केस जी। लंबित हैं, जिसमें बहुत सारे केस तलाक के हैं, मियाँ बीवी के झगड़ों के हैं, किसी के गुजारा भत्ता के हैं, कई भाइयों के हैं। तो मैं चाहूंगा जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपका किसी अपने से कोई केस चल रहा है तो बैठ के सुलटा लो, रिश्ते ठीक कर लो, माफी मांग लो या माफ कर दो, बिल्कुल, या तो खुद मांग लो और जी। सामने वाला मांग रहा है तो माफ कर दो। जी। तो भारत में हमारी न्याय व्यवस्था की हालत थोड़ी सुधर जाएगी। तो आपस में सुलटाओ, ये बहुत बढ़िया बात मैं बोल रहा हूँ, और इसको आप फैला भी देना और वकीलों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि कई वकील लड़ाई कराते हैं। अभी ये अतुल सुभाष का जो केस अभी हाँ हुआ हाँ, है, वो ये वकीलों की लड़ाई, वकील, जो अभी जी। एक आत्महत्या हुई है, जी। जिस पुरुष की मृत्यु हुई है, आत्महत्या करी जिसने, जिसकी बीवी, भाई और माँ, 3, बीवी की माँ और बीवी का भाई भी जेल में है जी। उसके बच्चे, 4 साल का बच्चा उसका, जी। उसकी कस्टडी के लिए एक नया केस किया उन्होंने। बताइए। मतलब केस के लिए मौत हुई, फिर उनको केस करना पड़ा कि बच्चा हमें दे दो, दादा दादी मांग रहे हैं। जी, जी, हाँ। तो ये केस क्या है? केस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो सन्नी देओल का डायलॉग याद करो, या लगा देना कट करके। भारत में क्या मिलता है? तारीख पे तारीख। हाँ, एक और बात, भारत में यही शोषण है जी। ये कोर्ट कचहरी की डेटों में जाना ही अपने आप में एक तरह की सजा है जी। क्योंकि आपको तारीख पे जाना, कभी जज ने फैसला दे दिया, कभी जज छुट्टी पे है, जी। उसने बताया मैं कितनी डेटों पे आया और कितनी बार जज छुट्टी पे मिला। हाँ। तो ये न्याय व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है, नहीं तो एक आवाज सुन लो। और मैं मोदी जी से अपील करूंगा, मोदी जी, जैसे आपने लोगों को बोला कि सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दी। आपने लोगों को बोला अपना इनकम टैक्स भरो, लोगों ने भरना शुरू कर दिया। तो मोदी जी, लोग आपकी बात मानते हैं। आप एक दिन टीवी पे आकर मन की बात में ये बोल दो कि कृपया आपस के बहुत सारे केस खुद ही बैठ के सुलटा लो, जमीन के मुद्दे, तलाक के मुद्दे, गुजारे भत्ते के मुद्दे, कोई एक आधा झुक जाओ, एक आधा झुका दो, कोई क्या फर्क पड़ता है? किसी को पंचायत में बिठा के सल्टा कर लो, तो बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, पैसा बचेगा, जुडिशरी पे लोड नहीं आएगा, वकील भाइयों को भी राहत की सांस मिलेगी। बिल्कुल। अब हो गई ये न्याय व्यवस्था की बात। अब आ जाओ एजुकेशन पे। एजुकेशन में हमें ये पता है, औरंगजेब का बाप कौन? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। जहांगीर का बाप कौन? अकबर। अकबर का बाप कौन? बाबर। बाबर का बाप कौन? हुमायूं। भगवान राम का बाप कौन? दशरथ। दशरथ का बाप कौन? नहीं पता। हाँ जी, दशरथ का बाप कौन? सीता के पिता कौन? जनक। जनक के पिता कौन? नहीं पता। लेकिन आपको मुगल काल याद है। अच्छा, महाराणा प्रताप का बाप कौन? रानी लक्ष्मीबाई का बाप कौन? भगत सिंह का पिता कौन? नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम कौन? हाँ, महात्मा गांधी का जरूर याद है। तो ये समझो, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बर्बाद किया गया। मुझे बताओ, कभी साइन थीटा कॉस थीटा काम आए? नहीं आए। कभी MC स्क्वायर EC स्क्वायर काम आया? हाँ भाई, तुम बताओ कैमरे वाले भाइयों, कुछ काम आया कभी? नहीं। तो क्यों ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो? इससे अच्छा ये पढ़ा दो किडनी क्या होती है, किडनी काम कैसे करती है, हार्ट क्या होता है, हार्ट काम कैसे करता है, सुबह नाश्ते में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है। थोड़ा आयुर्वेद पढ़ा दो, थोड़ा नैतिक शिक्षा पढ़ा दो, माँ बाप को मत्था टेकना सिखा दो, सुबह सुबह माँ बाप को दंडवत प्रणाम, भगवान का क्यों करना है ध्यान वो समझा दो, मेडिटेशन सिखा दो, योगा सिखा दो, अनुलोम विलोम सिखा दो, प्राणायाम सिखा दो। ये सिखा दो ना स्कूल में। क्यों पढ़ा रहे हो हमें ऐसा इतिहास जो किसी काम नहीं आना? क्यों हमें ऐसी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो जो कभी काम नहीं आनी? क्यों हमें ऐसे ही साइंस पढ़ा रहे हो जो कभी काम नहीं आनी? ढंग की चीजें पढ़ा लो। एजुकेशन व्यवस्था ये अंग्रेजों ने बर्बाद की। जी। तीसरी है हेल्थ व्यवस्था। जी। हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद है। इसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। आपको बुखार हुआ, गोली, जबकि मैंने क्या बताया, गर्म पानी में पाउडर डुबाओ, बुखार ठीक हो जाता है। आपका पेट साफ नहीं हो रहा, पाउडर ले लो, चूरन ले लो, चटनी ले लो। अरे पेट साफ क्यों नहीं हो रहा? डाइट ठीक करो ना। प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। मैं एक डाइट बता दूं? बिल्कुल प्लीज। पूरे भारत को एक डाइट बता देता हूं मैं। अगर आप शुगर की गोली खाते हो तो 80 से 90% लोगों की शुगर की गोली बंद हो जाएगी। कैसे? इसी डाइट से। अच्छा। अगर आप बीपी की गोली खाते हो तो 15 से 30 दिन में 60 से 80% लोगों की बीपी की गोली बंद हो जाएगी। अगर आप थायराइड की गोली खाते हो तो 2 से 4 महीने में आपकी गोली बंद हो जाएगी। ये जो डाइट बताने जा रहा हूं। जी बिल्कुल। अगर आपको कैंसर है तो आप 60 दिन से 1 साल के अंदर उसको हरा सकते हो। अगर आपकी किडनी फेल है, आप उसको वापस खड़ा कर सकते हो। डाइट डाइट डाइट। एक डाइट क्या डाइट? एक डाइट सबके लिए। सबके लिए एक डाइट। जी बताइए। अभी सबके लिए भी तो एक सूरज है, सबके लिए भी तो एक चंद्रमा है। बिल्कुल।
तो एक डाइट, हाँ प्रकृति अलग अलग है मेरी, वात पित्त और कफ, इसी डाइट को एडवांस करते हैं हम। वैसे डाइट 7 तरह की है जी, लेकिन जो बेसिक एक है जो Okay. सबके कॉमन है वो बता देता हूँ। प्लीज। इसका नाम है DIP डाइट। DIP, ये डाइट मैंने आपके जो बोर्ड लगे हैं ना उसका मैंने एक फोटो खींचा, मैं आपसे पूछूंगा उसमें है इसका नाम। हाँ DIP डाइट, इसका जी। नाम है डिसिप्लिनरी जी, एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। ओके, मतलब डिसिप्लिन हाँ, और इंटेलिजेंट व्यक्तियों की डाइट। ओके, अब बनना इंटेलिजेंट तो डाइट बता देता हूँ। जी, अब डाइट क्या है? जी, सुबह उठते ही, अब सबसे पहले रात से शुरू करते जी, हैं। रात को जब सोना है जी, तो पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोना है। सोना है तो सिर किधर होगा? पूर्व में, ये दक्षिण या पूर्व की तरफ मुख करो, राइट साइड दक्षिण होती है, जी, इधर सिर करना है। जब भी लेटना है बाई करवट लेटना है। ये सीधे सोने वाला सिस्टम बंद कर दो भाई, बाई करवट, बाई करवट सोना है। नींद में जैसे मर्जी सो जाओ, जब आपको नींद में आप करवटें ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लेटना है तो बाई करवट लेटना है, ठीक है? उसके बाद जब सुबह आपकी नींद खुल जाए तो पहले लेटे लेटे बॉडी को हिलाना है। कैसे करना? लेटे लेटे बॉडी को हिलाना है, क्यों? क्योंकि खून कहाँ है? अब उसको पहले घुटने में, एड़ी में, कमर में, सिर में घुमा दो ना जी, ओके, अच्छी तरह, पूरी तरह बॉडी को। जैसे एक जानवर भी अंगड़ाइयां लेता है, कुत्ता भी पहले स्ट्रेच करता है सुबह सुबह, हाथी, जी, जिराफ, हर जानवर अपने को स्ट्रेच करता है। जी, तो सुबह सुबह स्ट्रेच करो अपने आप को, इधर फैला इधर फैला, ताकि बॉडी में खून मूव कर जाए। जी, उसके बाद चेक करना है कौन सी सांस चल रही है। ओके, जोन सी सांस चल रही है वो वाला पाँव जमीन पे रखना है। चेक ओके। करो, राइट को बंद करो, लेफ्ट में सांस लो, लेफ्ट को बंद करो, राइट से सांस लो। जिधर सांस ज्यादा आ रही है वो चल रही है। एक टाइम पे एक चलती है, जी, कभी कभी आपको दोनों चलती मिलेंगी। जब दोनों चल रही हैं उस टाइम जो मुंह से निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये सही बात बोली आप। मतलब उस टाइम आप भगवान हो, उस टाइम आप भगवान के साथ एकाकार हो। अभी बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज बोलते हैं कि मुंह से गलत बात नहीं निकालनी, सरस्वती बैठी होती है या जुबान पे काली बैठी होती है। तो वो भैया जब दोनों सांस चलती है तब आप एकाकार हो, ब्रह्म के साथ एक हो। तो इसीलिए एक टाइम पे एक चलती है और दिन में कई बार बदलती है। इसीलिए बोलते हैं मुंह से गलत बात मत निकालो, किसी को गलत डायलॉग मत बोलो, जी। किसी को गलत बात मतलब श्राप मत दो। जी, एक मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बातें बोली थी कि जब भी आपको लगे ना कुछ दोनों चल रही है तो अच्छा मैनिफेस्ट कर लो बड़ा तो उसी टाइम बड़ा मैनिफेस्ट कर लो। जितने कितने हजार करोड़ चाहिए, कितना बड़ा बंगला चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, हाँ, सुंदर बीवी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर बच्चा चाहिए, जी, आज्ञाकारी बच्चे चाहिए, मतलब सब कुछ मेरी मर्जी का हो, वो भी आप मैनिफेस्ट करो ना, क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल। या सब कुछ भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो कर दे। तो जब भी चेक करो सांस एक चल रही होगी, जो चल रही है वो वाला पाँव जमीन पे रखो। अब उठते ही पहला काम, उकड़ू बैठ जाओ, इंडियन टॉयलेट स्टाइल, समझ गए? नीचे बैठ के, अगर आपको जिंदगी भर कभी कैंसर नहीं चाहिए तो इतना टुकड़ा हल्दी और 10 कड़ी पत्ते चबाने हैं, आराम आराम कच्ची से। हल्दी, कच्ची हल्दी और 10 कड़ी पत्ते, अगर आपको चाहिए जिंदगी में कैंसर ना हो। ओके, अगर आपको चाहिए मुझे हार्ट अटैक ना हो तो इतना टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते चबाने हैं। अब इसके अलावा जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको सांस पूरी नहीं आती या ब्रेन डिसऑर्डर है, नींद ठीक नहीं आती, जी, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन लोगों को कड़ी पत्ता, तुलसी, दालचीनी, सौंफ और इलायची, इसका काढ़ा पीना है उकड़ू बैठ के गरम गरम। ओके, और जो भी मैं बोलूंगा वो रोज नहीं करना, अच्छा, हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन करना है, फिर 1-2 दिन नहीं करना, फिर करना है, फिर कभी 10 दिन करना है, 4 दिन छोड़ देना है, ओके, कभी 10 दिन करना है, 10 दिन छोड़ देना है। मतलब कभी भी बॉडी में कुछ भी रोज नहीं डालना। हमारी बॉडी सम हो जाती है, सम मतलब उसका असर लेना बंद कर देती है या उसका कोई नुकसान भी हो सकता है, जैसे अति भी नुकसान है ना हर चीज की। जी, तो ये करना है हमें। ओके, उसके बाद नाश्ता, नाश्ते में आपका जितना वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। वजन गुणा जैसे आपका वजन कितना है? 83, मेरा वजन है 67, ओके, तो आपको 800 ग्राम फ्रूट खाने हैं पहले, ओके, सीजन के 3 से 4 तरह की, ओके, उसको बोलेंगे प्लेट 1। ओके, इसके बाद खाना है प्लेट 2, जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, परोठा, दाल, सब्जी, जो भी आपको खाना है, खिचड़ी, दलिया, चिवड़ा, पोहा, इडली, ढोकला, जो खाना है वो प्लेट 2 हो गया। ठीक है, आज के बाद जो भी आप खाते हो उसका नाम है प्लेट 2। ठीक है, मतलब 2 प्लेट लेके बैठना है, प्लेट 1, प्लेट 2। जी, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इकट्ठे बैठोगे तो आप उसे टिका नहीं जाएगा, आप प्लेट 2 खा लोगे, तो प्लेट 2 बाद में लाना है, ओके, पहले प्लेट 1। ठीक है, प्लेट 1 में वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट पहले नाश्ते में। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ लंच पे, ओके। वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलेड, उसके बाद प्लेट 2 जो भी खाते हो। ऐसे ही डिनर में वजन गुणा 5 ग्राम सैलेड या सब्जियों का सूप पीना है, देन प्लेट 2। बस ये है डीआईपी डाइट। अब इसमें 3 परहेज हैं। नंबर 1, जो भी चीज जानवर से आती है वो कट कर दो। ओके। जो भी चीज जानवर से आती है, कट कर। काजू कहां से आता है? पेड़ से आता है, तो जानवर से तो नहीं आता, नहीं आता। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा नहीं। बढ़ाएगा। जो भी चीज जानवर से आती है वही कोलेस्ट्रॉल बनाती है, तो वो कट कर दो। तो आपने क्या कट करना है? दूध, दही, पनीर, इसके अलावा अंडा, नॉनवेज, ये काटा मार दो। तो जो चीज जानवर से आ रही है उसको काटा मार दो। ओके। और जो चीज पैकेट में आ रही है फैक्ट्री से, प्रोसेस, उसको काटा मार दो। ओके। बस ये आपकी शुगर 3 से 7 दिन में रिवर्स हो जाएगी 80 से 90% लोगों की। आपको शुगर की गोली बंद करना मजबूरी हो जाएगी, वरना डाउन चली जाएगी, हाइपो में चले जाओगे आप। अच्छा। इंसुलिन बंद हो जाएगी आपकी। ओके। करके देखो, इस पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। अच्छा। इस डीआईपी डाइट। जी जी जी। ओके। ये है इसका चमत्कार। ओके। तो जो सिद्धू जी बोल रहे थे कि हल्दी में कितना पैसा लगता है, नीम के पत्तों में कितना पैसा लगता है, तो ये सही है, सहमत है आप? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि सिद्धू जी हमारे ही पेशेंट है। ओके। डॉक्टर बिस्वरूप जो मेरे पार्टनर है, उनके वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे जब उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, तो वो हम ही लोगों से डाइट चार्ट लिया उन्होंने। I really feel proud कि नोनी has been declared clinically cancer free today. तो डॉक्टर said कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। भारती जानते होंगे आप, कॉमेडियन भारती, जो हाँ कॉमेडियन, उसका 16 किलो वजन यही घटा है इसी हॉस्पिटल में। आप ये अब जा हिम्स मेरठ में बैठे हैं आप, जी जी, तो यही घटा है। उसकी मम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ले जाओ सेवा करो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, ले जाओ सेवा करो। उनको किडनी फेल था। अच्छा। और डॉक्टरों ने बोला था डायलिसिस होगा, और डायलिसिस भी करने की हालत नहीं बची थी उनकी, इतनी बॉडी सूज गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था हमें बचेंगी मुश्किल है, नस भी नहीं मिल रही थी, फिस्टुला भी नहीं बना पा रहे थे डॉक्टर। अच्छा। तो भारती ने मुझे फोन किया, मैं लंदन था। तो मैंने बोला भारती को, भारती लाने की कंडीशन मुंबई से दिल्ली लाना है, एक बार पहले 5-4 दिन घर ले जा, मैं कुछ दवाइयां भिजवाता हूँ, थोड़ा बेटर करते हैं, फिर अपने ले आ। तो भारती यहाँ लाई, 1.5 महीना उसकी मम्मी रही। आज 1.25-2 साल हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। अरे जिनको बोला गया था, जिनकी किडनी 8% बची थी। अच्छा, डायलिसिस, एक पूरी बात बता दो। जी जी प्लीज। वो पिछले 15 साल से बीपी की गोली, शुगर की गोलियां खा रहे थे, वो बंद हो गई। 7 साल से इंसुलिन लगा रहे थे, वो 4 दिन में बंद हो गई। तो ऐसे करके भारती ने अपनी मम्मी को ठीक किया। भारती ने अपना 16 किलो वजन घटाया, फिर भारती ने घर जाके अपना 7 किलो और घटाया, और आज भी उसकी मम्मी की कोई एलोपैथी दवाई नहीं है, कोई डायलिसिस नहीं चलता। फिर भारती को देखकर राजीव ठाकुर, कपिल के शो में, उसके पापा की भी किडनी फेल है, उनकी मम्मी को गठिया है, फिर वो लोग आए। मेरी सासू माँ है जो, उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रेटिनिन लेवल कहाँ तक पहुँच गया। बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। डॉक्टरों की जान खा दो, यहाँ पर हर चीज पूछो,
ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं। आप सीखिए ताकि आप जाकर करवा सके। बट मैं सही बोल रही हूँ कि सीखिए, यहाँ बार बार नहीं आना। ये लोग आपको फोन करें, क्या भाई फोन नहीं आया आपको, ठीक हो, ये करे फोन, ये घबराए, भाई कहाँ गए पेशेंट हमारे। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 4 ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੁਣ? ਔਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦਿਨੀ ਆਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੋਨੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ कुछ नहीं, मैं आपे ही चलती आपे ही वो करती। ऐसे फिर मोदी जी के छोटे भाई आए, फिर एक एक करके बहुत वीवीआईपी लोग। मोदी जी के छोटे भाई जब आए थे, उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे, बीपी की शुगर की गोली खाते थे, 4-5 मिनट से आज सीधे नहीं बैठ सकते थे, उनकी कमर में प्लेट डली हुई थी रीढ़ की हड्डी में। मोदी जी के छोटे भाई है प्रहलाद मोदी, उनकी उम्र है 72 साल। उनका हफ्ते में 3 डायलिसिस चलता था। उसके बाद से लेके अब तक उनका 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में 1 डायलिसिस होता है। और बीपी शुगर काफी कंट्रोल रहता है क्योंकि वो डाइट पे है, इसी डाइट पे है। सिद्धू जी भी इसी डाइट पे है, भारती की मम्मी भी इसी डाइट पे है। इसको बोलते हैं DIP डाइट। मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है। मैं डायलिसिस का पेशेंट बन चुका हूं, लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला है। वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल। मैं हिम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूँ और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाएगी। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। तो ये डाइट हम अपने हॉस्पिटल में सिखाते हैं और हमारे हॉस्पिटल में कोई बोतल नहीं लगती, कोई ग्लूकोज नहीं लगता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, सब नेचुरल है। पंचकर्मा है थेरेपीज। अभी 3 दिन से डॉक्टर नरेश त्रिहन की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि पंचकर्म कराओ जिंदगी बढ़ाओ, जबकि वो मेदांता हॉस्पिटल के मालिक हैं, भारत के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपको बता देता हूं, उन्होंने और मैंने मिलकर भारत का पहला आयुर्वेद और एलोपैथी का इकट्ठा हॉस्पिटल भी शुरू किया हुआ है कुरुक्षेत्र में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उनका मैंने वो सर ने ही उनका एक वो किया था पॉडकास्ट, उन्होंने आयुर्वेद के बारे में पूछा। उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि एलोपैथिक और आयुर्वेद का फ्यूजन हो जी, जिससे कि मतलब एक तो क्योंकि आयुर्वेद होगा तो साइड इफेक्ट नहीं होंगे, एलोपैथिक हो तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये बातें उन्होंने बोली है। तो वो पहला हॉस्पिटल मेरे साथ ही खोला है। अच्छा। कुरुक्षेत्र में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आश्रम है जी। उस आश्रम में 100 बेड का हॉस्पिटल है। उसका ग्राउंड फ्लोर पे पूरा मेदांता है, उसका 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे कुरुक्षेत्र में आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव उसको संभालते हैं। ज्ञानानंद जी महाराज को आप सब जानते हैं, जिनको लोग गीता मनीषी बोलते हैं। भगवत गीता को भारत में उन्होंने काफी प्रसिद्ध किया और उद्घाटन भी हरियाणा के CM जो अभी हैं नायब सिंह सैनी जी, और उसमें गजेंद्र शेखावत जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, संस्कृति मिनिस्टर है। उसके अलावा बाबा रामदेव वो भी उद्घाटन करने आए। आपको फोटो देता हूँ, आप स्क्रीन पे लगा देना, उसी हॉस्पिटल के उद्घाटन की फोटो है। इसके अलावा उसमें नवीन जिंदल और उसमें जो RSS है संघ के जो मेन है दत्तात्रेय जी, इन सब ने और स्वामी ज्ञानानंद जी ने मिलकर उद्घाटन किया। अरे वाह। तो ये जो मेदांता के नरेश त्रिहन जी और हम लोगों ने मिलकर शुरू किया है। नीचे पूरे फ्लोर पे डायग्नोसिस होता है कि फ्री चेकअप्स होते हैं, लैब्स लगी हुई हैं, ऊपर सारा इलाज होता है आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, खाने पीने को ठीक करके। तो भारत में कुरुक्षेत्र में की धरती पे पहला सेटअप शुरू हुआ है और मैं इनवाइट करूंगा, अगर आप में से किसी को कैंसर है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, तो भारत में 6 बड़े हॉस्पिटल है हमारे। जहां बैठे हैं मेरठ जो 1000 बेड का
एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। अभी इसमें 350 बेड ऑपरेशनल है। ओके। 250 बेड लगभग 3 महीने में शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कैंसर किडनी फेल वाले आते ज्यादातर, ओके। लीवर फेल वाले। जी। चंडीगढ़ में 2 है हमारे, एक पंचकुला में, एक डेरा बस्सी में। 100 बेड के हैं। मुंबई में 150 बेड का है। ओके। लखनऊ में 100 बेड का है। और एक जो कुरुक्षेत्र में मेदांता के साथ है वो है। तो ये बड़े हॉस्पिटल है। वैसे हमारे पूरे भारत में 48 हॉस्पिटल है और 125 सेंटर है। बाकी सब जगह पे क्लिनिक और डे केयर सेंटर है, ये हॉस्पिटल्स हैं जहाँ भर्ती हो सकते हैं। अगर किसी को डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, तो बिना घुटना बदले 10 में से 8 मरीज ठीक हो सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। जानु बस्ती, जानु पिच्चू, जानु लिपम, स्नेहन स्वेदन से घुटना ठीक हो सकता है। अगर किसी को बोला डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी बदलनी पड़ेगी, तो कटिवस्ती, ग्रीवावस्थी, पृष्ठवस्ती से रीढ़ की हड्डी को रिपेयर किया जा सकता है। अगर किसी को डॉक्टर ने बोला किडनी चेंज करनी पड़ेगी, तो उदरवस्ती, पृष्ठवस्ती और हॉट वाटर इमर्शन और हेड डाउन टिल्ट और ग्रैड सिस्टम की मदद से डायलिसिस बंद भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और किडनी को बचाया जा सकता है। अगर किसी की किडनी फेल हो चुकी है, वो ट्रांसप्लांट करा चुका है, तो उनकी किडनियां भी हम इस तरीके से बचा रहे हैं। और किसी को डॉक्टर ने कैंसर बोला है, तो हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग है कुपित मल को निकाल दो, मतलब बॉडी की सफाई कर दो। तो कैंसर में बॉडी की हम सफाई करते हैं, खाना ठीक देके, पंचकर्म करके, नेचुरोपैथी से, तो बॉडी अपने आप कैंसर का बढ़ना रोक देती है। और धीरे धीरे फिर बॉडी कैंसर को हरा देती है, क्योंकि कैंसर का सेल कहीं और से नहीं आता, बॉडी के अंदर हमारा अपना सेल है। सर अभी जब मैं आपका ये कैंपस देख रहा था ना, बहुत शानदार कैंपस है, उसमें मुझे आपका एक बोर्ड मिला, उस पर कुछ चीजें लिखी हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है। आई थिंक कोई थेरेपी या कोई टेक्निक है। एक है ये हॉट वाटर इमर्जन जो होता है, क्या होता है? हम लोगों ने आयुर्वेद के अंदर एक बहुत हजारों साल पहले एक टेक्निक थी जी, गर्म पानी का टब, गर्म पानी की थेरेपी। एक बड़ा सा टब होता है जी, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया होता है जी, और यहाँ तक पानी भर के उसमें बिठाया जाता है जी। उसमें कुछ देर बैठना इज इक्वलेंट टू डायलिसिस। उसमें कुछ देर बैठना पेन्स कम करता है, कैंसर का हो, कैसा भी पेन्स हो, मॉर्फिन तक कोई इंजेक्शन ले रहा हो उसके भी पेन्स कम होते हैं। बेसिकली वो बॉडी के अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, बॉडी पे दबाव की वजह से बॉडी से पसीना निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालने का वो बहुत अच्छा तरीका है। उसमें पानी का प्रेशर और हवा का प्रेशर डबल प्रेशर होता है। और पोस्चरल थेरेपी है वो, उसका नाम है हॉट वाटर इमर्शन। हमारे पास जितने किडनी फेल के पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, उन सबको वो दिया जाता है जी, ताकि वो लोग स्वस्थ रहे, ठीक रहे। और बहुत सारे लोगों का डायलिसिस बंद भी हुआ है, कम भी हुआ है। ओके सर, दूसरा ये 0 वोल्ट थेरेपी, नंगे पांव घास पे घूमना। अच्छा, वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? फायदेमंद है। चश्मा उतरता है, ब्रेन के फायदे होते हैं। दुनिया में सारे जानवर नंगे पांव घूमते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया, जितने हमारे हॉस्पिटल में बेड लगे हुए हैं जी, सब पे एक चद्दर बिछी हुई है। ओके। वो चद्दर के अंदर बारीक बारीक तारे पिरोई हुई हैं। वो तारों का एक सिरा बाहर धरती में गड़ा हुआ है। एक 1.5 फुट की रॉड है कॉपर की जी। तो जितनी देर हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट बिस्तर पर रहते हैं, वो 0 वोल्ट में रहते हैं। ओके। जैसे हमारी बॉडी में अभी अगर हमारी वोल्टेज मीटर से वोल्टेज चेक की जाए, तो हमारी थोड़ी बहुत ही वोल्टेज आएगी, लेकिन जैसे हम नंगे पांव जमीन पे पांव टच कर लेंगे, हमारी वोल्टेज 0 हो जाएगी। ओके। और शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, मेडिकल साइंस बोलती है कि बॉडी में जो हीलिंग है वो 0 वोल्ट पे बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर मैं धरती पे खड़ा रहूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नंगे पांव, तो मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल नहीं रहेंगे और मेरी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। यानी कि मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे, सात्विकता बढ़ जाएगी और बॉडी से जो डिस्चार्ज है केमिकल का वो निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, मतलब नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक तो इसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं। एक बहुत बड़े एक्टर है हमारे बॉलीवुड में, वो त्रिपाठी जो उसमें है मिर्जापुर में, पंकज त्रिपाठी। उन्होंने बोला है कि आजकल के लोग करते क्या है कि 50,000 का जूता पहन लेते, गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो पहना क्यों है भाई, तूने जब दिन गाड़ी में घूमना है, आजकल बिना जूते घूमना लोगों ने बंद कर दिया। उन्होंने उसका मजाक बनाया, लेकिन 50,000 का जूता जब वो गाड़ी से उतरेगा और चढ़ेगा तब तो दिखेगा किसी को। तो 50,000 का जूता बुरा नहीं है। बेसिकली रोज सुबह और शाम अगर आपको मिट्टी, घास, रेत पर
घूमने का मौका मिले, उस टाइम जूता चप्पल साइड पे रख दो। धरती को माँ कहते हैं, माँ। बिल्कुल। अगर बचपन में हमें कोई तकलीफ होती थी, हम माँ के पास चले आते थे और माँ की गोद में सर रखते थे तो कैसा आराम मिलता था। बहुत। माँ सिर पे हाथ फेर देती थी। सेम धरती को माँ कहा गया है जी। तो जैसे आप धरती पे पांव टिकाते हो जी। तो आपकी बॉडी 0 वोल्टेज हो जाती है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं और दुनिया में इलेक्ट्रॉन डोनर एक ही है, धरती। मैं आपके सारे दर्शकों के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आप सब लोग विदेश जाते हो या विदेश से आते हो तो जेट लैग होता है 2 दिन 4 दिन। विवेक बिंद्रा जी को भी होता होगा, विवेक ओबराय को भी होता होगा, जो आपकी टीम है सारी, तो ऐसे सबको होता होगा। जी जी। क्योंकि मेरा आपसे परिचय उन्होंने ही करवाया। जी जी जी। तो जब भी कोई बाहर से आता है जाता है तो जेट लैग होता है, मींस क्योंकि यहाँ दिन है वहां रात है, वहां रात है वहां दिन है, तो यहाँ रात है। तो 2 4 10 दिन लगते हैं बॉडी को एडजस्ट होने में। जी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कभी नहीं होगा जेट लैग। आप इस बार जब भी इंडिया से कहीं बाहर जाओ, जो कंट्री दूर पड़ती हो, जहां पे 10-12 घंटे का गैप हो टाइमिंग जोन में, आप वहां जाके जब एयरपोर्ट पे निकलो बाहर, तो जो भी होटल या जहां भी जा रहे हो, वहां पे जूता चप्पल उतार के, वहां रेत है, मिट्टी है या घास है, उस पे 40 से 60 मिनट घूम लो या बैठ जाओ। तो आपकी बॉडी वहां के अर्थ से कनेक्ट हो जाएगी, वहां के एनवायरनमेंट के साथ एकाकार हो जाएगी, वहां की बॉडी और वहां का एनवायरनमेंट आपका अलाइन हो जाएगा, आपकी सृष्टि और वहां की प्रकृति सब एक हो जाएगा, तो आपको जेट लैग नहीं होगा। ये फॉर्मूला आपने भारती सिंह के पॉडकास्ट में आई थिंक बताया था। हाँ, मुझे याद है। भारती मेरे को ब्रदर बोलती है और भारती बहुत अच्छे से फॉलो करती है जी। आप देखो, लोग बोलते हैं वजन घटाओ दोबारा बढ़ जाता है। आज 2 साल हो गए, भारती का दोबारा नहीं बढ़ा। क्या फॉर्मूला है ये बताओ तो। प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। ओके, अच्छा, वही सेम डाइट। और हर 6 महीने बाद मैं अपने सब पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बोलता हूँ, हर 6 महीने बाद 7 दिन के लिए पंचकर्म करा लो। हमारे पास आ जाओ, हमारे किसी भी हॉस्पिटल में करा लो या कहीं भी करा लो, किसी और से भी करा लो। मतलब 6 महीने बाद गाड़ी की सर्विस करा लो। इसको गाड़ी मान लो, स्कूटर मान लो, बाइक मान लो, कार मान लो, उनकी सर्विस कराते हो, अपनी कब कराओगे? और यही बात अभी नरेश त्रियांजन ने यही बोली है। उन्होंने बोला साल में एक बार, मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में एक बार। आप चाहो तो नरेश त्रियांजन जी की क्लिप लगा सकते हो। Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. All these other things that you're talking about, was Johnson saying this or somebody saying these recipes, they are total recipe for disaster, because people have to sell, people have to make money, people have to promote stuff. But it does not make sense. Somewhere in between what Dr. Serene said and what I said lies happiness. I so totally if you live your life in between, you're okay. Okay. लिविंग वाटर क्या है? लिविंग वाटर मतलब होता है पानी में ऊर्जा, पानी में जीवन। हम पानी का एक फार्मूला देखते हैं, H2O, H के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण। तो पानी में जो H है वो इनएक्टिव है आजकल जी। जो हम पानी पी रहे हैं, बॉटल पानी पी रहे हैं जी, या आरओ का पानी पी रहे हैं जी, वो उसमें H जो है वो इनएक्टिव है जी। जब उस पानी को हम लगातार, जैसे झरने से पानी आ रहा है जी, तो वो H उसमें एक्टिव है जी, प्लस वो एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है। जब H एक्टिव होता है तो पानी एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। लेकिन बॉटल्ड पानी में और जो आरओ के पानी में H इनएक्टिव है, तो पानी मेरे लिए टॉक्सिन्स को निकाल नहीं रहा, टॉक्सिन को बढ़ा रहा है जी, जी, जी। जबकि मुझे एंटीऑक्सीडेंट पीना था। तो मैंने एक गैजेट भी बनाया है, आपने शायद वीडियो देखी है कि नहीं देखी। मैंने एक छोटा सा यंत्र बनाया है जी, उसमें चुंबक लगाए हैं। हाँ। उसमें ऊपर से पानी डालो, नीचे से निकल जाता है। अच्छा। जैसे आपने मार्केट से बॉटल का पानी खरीदा जी, और पीने के लिए गिलास में उससे गुजार दिया एक पाइप से जी, और ऊपर कैप लगा हुआ है कॉपर का जी, उसमें मैग्नेट्स हैं ओके, और उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है जी, उसमें एक झरना बनाया हुआ है पत्थरों का जी, जी, तो पानी झरने से पत्थरों से टकरा टकरा के आ रहा है, तो वो लिविंग वाटर बन गया। ओके। लिविंग वाटर मतलब चार्ज वाटर, एनर्जेटिक वाटर, एल्कलाइन वाटर, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला वाटर, नॉर्मल वाटर। तो हम लिविंग वाटर यहाँ बनाते हैं। आप अभी घूमोगे ना जी, तो यहाँ आप देखना कमरों के और मटके लगे हुए हैं, उस मटकों में पत्थर है और मटकों में मोटर लगी हुई है, पानी घूमता रहता है। तो सारे पेशेंट वो लिविंग वाटर पीते हैं।
एक और भी आपने आई थिंक डिटॉक्स वाटर बनाने मैंने डिटॉक्स वाटर बताया था, अल्कलाइन वाटर बताया था मैंने और डॉक्टर अवधेश पांडे ने। आज से 2 साल पहले एक रील बनाई थी, बड़ी वायरल हुई थी वो, इतनी वायरल हुई थी कि मेरी आज तक की हाईएस्ट वायरल रील है वो। मतलब आप देखो चैनल पे ही वो, उस पे 42 मिलियन व्यू थे और उसके अलावा चैनल से निकाल के कम से कम 20 चैनल पे वो रील लोगों ने डाली थी और बाद में लोगों ने बनाया था। तो बता दूं? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप पानी का मटका लो, मटका, मिट्टी का मटका, मटके में पानी स्टोर करो, क्योंकि मटके में पानी में गुण आ जाएंगे मिट्टी के, धरती के, और सूक्ष्म तत्व जुड़ जाएंगे। उसमें एक चांदी का गिलास या आप चांदी का सिक्का डाल दो, एक कॉपर की प्लेट, कॉपर का गिलास या कॉपर का लोटा डाल दो, 2 रुद्राक्ष डाल दो, उस पानी को 12-14 घंटे छोड़ दो। रुद्राक्ष भी डालना? रुद्राक्ष भी तो एक जड़ी बूटी है, रुद्राक्ष पौधा ही तो है। तो आपने उस पानी को छोड़ दिया। अब इस पानी को जब 12-14 घंटे रह गया, उसमें मिट्टी के, कॉपर के, चांदी के गुण आ गए, पानी की तासीर बदल गई। अब उस पानी को एक 12-14 घंटे बाद एक कांच के बर्तन में शिफ्ट कर लो। उसमें 2 टुकड़े छिलक समेत खीरा, 1 हरी मिर्च बीच में से काट के डंडी समेत, 10-15 पत्ते पुदीना, 2-4 पत्ते धनिया और 1 आधा टुकड़ा नींबू, छोटा सा टुकड़ा अदरक या गाजर के 2 पीस डाल लो और उसको ढक के रख दो 12 घंटे के लिए। अब बन गया ये मैजिक वाटर, अल्कलाइन वाटर, जो आपके कैंसर तक को हराने की शक्ति रखता है, जो आपकी किडनी फेल को ठीक करने की शक्ति रखता है, जो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपको सेक्स पावर कम हो रही है, तो भी ये काम करेगा। अगर आपके अंडाणु ठीक नहीं है, शुक्राणु ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं आ रही, तो भी ये पानी काम करेगा। और मैंने क्या किया, अब एक डिवाइस बना दिया मैग्नेट वाटर के साथ। तो हम उस मैग्नेट से गुजार के पानी को अल्कलाइन कर रहे हैं। वो वीडियो यूट्यूब पे वायरल होगी, पड़ी होगी। सेकंड एक है सर, कैरेडियन टाइमलाइन, क्या है? सर्केडियन टाइमलाइन। हाँ, सर्केडियन टाइमलाइन होता है कि अपनी बॉडी क्लॉक के जो मेरे अंगों की टाइमिंग है, उसके हिसाब से खाना खाना। हमारी बॉडी के अंदर आपने घड़ी देखी है जिसमें खूब सारे गोले लगे होते हैं, कोई 1 घंटे का गोला, 1 मिनट का गोला, 1 सेकंड का गोला, एक घड़ी में 5-7 गोले होते हैं। वो बड़े अलग अलग साइजेस के होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बिल्कुल छोटा होता है। कई लोगों की घड़ी एक ट्रांसपेरेंट घड़ी भी पहनते हैं, कई सारे गोलों वाली, ठीक है। तो जैसे हर घड़ी के गोले का अलग साइज है, ऐसे हमारी बॉडी के हर अंग का एक टाइम है। जैसे किडनी का टाइम, आप किडनी को टेस्ट करना चाहते हो तो 2 बोतल ले लो, एक 2-2 लीटर वाली, एक पे लिख लो मॉर्निंग, एक पे लिख लो मिडनाइट, एक पे सुबह रात से 9 बजे तक पेशाब भरो, उसमें अपना जितना यूरिन आया सारा बोतल में भरो। आप किडनी का टेस्ट कर रहे हो, किडनी हेल्दी है कि नहीं है। और एक रात को 9 से सुबह 9 बजे तक पेशाब भरो, उसमें तो यूरिन फिल करना है उसमें। अगर पूरे दिन का यूरिन रात के यूरिन से 3 गुना ज्यादा है, तो आपकी किडनी हेल्दी है। अच्छा भाई, वो दिन में फिल्टर ज्यादा कर रही है, रात को कम कर रही है। लेकिन अगर आपका यूरिन, रात वाला यूरिन ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो मतलब किडनी खराब होनी शुरू हो गई। इसको किडनी का सर्केडियन रिदम बोलोगे आप। अब एक बोलता हूं मैं आपको बीपी का। सुबह 9 बजे बीपी चेक करो, जितना बीपी आए, फिर रात को 9 बजे बीपी चेक करो। सुबह वाले बीपी से रात वाला बीपी 10 से 20% कम होना चाहिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो आपका बीपी का रिदम ठीक है। सुबह 8 बजे शुगर चेक करो, रात को 8 बजे शुगर चेक करो। अगर सुबह वाली शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो आपको डायबिटीज होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि रात को आपकी बॉडी के ब्लड ने उस खाने को हजम नहीं करा। तो अगर आपको बिगड़ा हुआ, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाइट एडजस्ट कर सकते हो। हम इस तरह से अंगों की जांच करते हैं, किडनी की जांच करते हैं, हार्ट की जांच। हार्ट की जांच कैसे करो? आप सीढ़ियां चढ़ो, लिखो पेपर पे, कितनी सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूला, तेज चलो, कितना तेज चलने में सांस फूला। आपको हार्ट का एक टेस्ट बताता हूं मैं। जितने लोग बैठे हैं, अमूमन हम सबकी बॉडी में 60-70% हार्ट की ब्लॉकेज होती ही है, गलत नहीं है। अच्छा, हमारी बॉडी ने खुद करी वो ब्लॉकेज हमें बचाने के लिए। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हम खूब खेलते थे, खूब कूदते थे, तो हमारे हार्ट को ब्लड पूरा चाहिए था। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी कम होती है, एक्सरसाइज कम होती है और हार्ट को खून ज्यादा नहीं चाहिए, तो बॉडी जानबूझ के उस हार्ट की नली में ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देती है। उससे हमें नुकसान नहीं होता। अगर आप सबको चेक करोगे तो 60-70% ब्लॉकेज सबको मिलेगी, और धीरे धीरे साल 10 साल 2-2 साल में बढ़ती रहती है ये।
अगर आपको, जैसे आप ईसीजी कराते हो, अगर आप लेट के करा रहे हो और आपकी 90% भी नस ब्लॉक है तो ईसीजी नॉर्मल आएगी। अच्छा, क्योंकि 10% कोई लेटे हुए खून ही नहीं चाहिए आपको, 10% नहीं चाहिए। आप तेज चल के अपनी थोड़ी कराओगे तो आपको 20% ब्लड चाहिए, तो 80% ब्लॉकेज भी काम करेगी। इसीलिए हार्ट की प्रॉब्लम चेक नहीं हो पाती, लोगों को पता ही नहीं चलता। अच्छा, कई लोग बोलते हैं मैं तेज चलता हूँ, सांस फूलती है, दर्द होती है, फिर बैठता हूँ ठीक हो जाती है, मतलब 80% ब्लॉकेज है। अच्छा, कोई कहता है मैं भागता हूँ और दर्द होती है, लेकिन तेज चलता हूँ तो नहीं होती है, मतलब 70% ब्लॉकेज है। अच्छा, कोई कह रहा है मैं जब लेटा रहता हूँ, जब खड़ा होता हूँ, हल्का सा भी चलता हूँ, दर्द होती है, मतलब 90% ब्लॉकेज है। अच्छा, और इसके लिए सीटी एंजियो एक टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी तार वाली नहीं करानी। ओके, जो तार डाल के आप हार्ट की टेस्टिंग करते हो वो नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा होता है। क्योंकि डॉक्टर आपको डराता है, अभी डाल दूं स्टंट, अभी बोलो, अभी खुल तो रखा ही है, अभी डाल देता हूं। नहीं भैया, सीटी एंजियो कराओ। और अगर हार्ट की ब्लॉकेज आती है जी, तो 15 से 20 दिन आयुर्वेद को दे दो। आयुर्वेद में हृदय बस्ती होती है, लीच थेरेपी होती है, स्नेहन स्वेदन होता है, स्टीम बाथ होती है। या तो 15-20 दिन में ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, सांस कम फूलेगी, आपको तकलीफ कम आएगी, तेज चलोगे तो भी सांस ही फूलेगी, पता लग गया ना भाई सिम्टम जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक और, या फिर नई कोलेटरल आर्टरी बन जाएगी, मतलब नई आर्टरी बन जाएगी अपने आप। बॉडी इतनी सियानी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। इसके लिए आप 1998 की नोबेल प्राइज स्टडी पढ़ लो। 1998 में एक नोबेल प्राइज मिला है लुइस जे इग्नारो को कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा लो, बॉडी में वैसोडाइलेशन होगा, आपको एंडोमेथीलियम लेयर जो है वो सेटल हो जाएगी, और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन से आपकी बॉडी में वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लॉकेजेस में बेनिफिट मिलेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड किस में होता है, फ्रूट में, सलाद में, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स में, स्प्राउट्स में, नेचुरल चीजों में। और हमारे हॉस्पिटल की डाइट ही यही है, अभी खिलाऊंगा मैं आपको। अच्छा, एक लाइट थेरेपी आप करते हैं, क्या होती है? लाइट थेरेपी है कि रात को 10 बजे के बाद बड़ी लाइट नहीं जलानी। अच्छा, इसमें मैं छोटा सा आपको रोकना चाहूंगा। 0 वोल्ट बल्ब जलाना है। ओके, ओशो का नाम आपने सुना है? जी। ओशो का एक वक्तव्य है जो बहुत पॉपुलर होता है, वो ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, अब बच्चा माँ के गर्भ में है तो अंधेरे में है, अंधेरे में है, ठीक है। अब जैसे ही वो, अब आजकल तो सिजेरियन होती है, सी सेक्शंस होते हैं, तो इतनी ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें वो लगी होती, जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसको लाइट दिखती है बहुत ज्यादा, वहां से बच्चे की आंखें कमजोर हो जाती है। वो कहते हैं कि बच्चा पैदा होना चाहिए मोमबत्ती की रोशनी में। बिल्कुल, पहले दिए की रोशनी में होता था ना, जो दिया जगाते हैं। जी, मैं तो कह रहा हूँ जितने ऑपरेशन थिएटर हैं, जैसे ही बच्चा बाहर निकलने वाला हो, वहां दिए जलाओ, लाइटें बंद कर दो ना। अरे वो बच्चा जिंदगी में पहली बार रोशनी देखेगा, उसकी आंख की आजकल छोटे छोटे बच्चों को क्यों चश्मे लग रहे हैं, तो उसमें दिए जगा के रखो, जैसे ही वो आए लाइटें बंद कर दो। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लाइट बढ़ाओ, ताकि उसकी बॉडी एडजस्ट हो जाए बाहर के वातावरण के हिसाब से। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपने आज बड़े अच्छे ओशो का एग्जांपल देके समझाई। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है, इमीडिएटली नाड़ू काट देते हैं। ये भी ओशो ने बोला है। वो नहीं काटना चाहिए, थोड़ी देर वेट करो, सारा फ्लूइड पहले बॉडी में पहुंचाओ, उसका नाड़ू को दबा दबा के फ्लूइड पहुंचाओ, और 10, 15, 20 मिनट बाद नाड़ू सूखने लग जाता है अपने आप ही, देन उसको काटो। ओशो क्या बोलता है? ओशो ये बोलता है कि इतनी जल्दियां होती है, उन डॉक्टर्स को आया फट से काट दिया, बोला नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो वो जो भी ऑक्सीजन, जो भी खान पान जो भी है, वो अपनी नाल के थ्रू ले रहा है। अब जैसे वो एक नए इकोसिस्टम में आएगा, बाहर आएगा, तो वो सांस अब कहाँ से लेगा? अपनी नाक से लेगा। अब आप क्या करते हो, उसको मेल तो हो नहीं पाता, इतनी जल्दी काटते हो कि वो बच्चा की इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है वहीं पे, इसीलिए नाल काटो, लेकिन 5 मिनट बाद। 5 की भी मैं तो 25-30 मिनट के पक्ष में हूँ कि लेट काटो। और दूसरा एक और बोलूंगा मैं, पैदा होते ही बच्चे को माँ की छाती से लगाओ। ओके, उसको गर्मी दो माँ की छाती की। ये जो 40-40 दिन इंक्यूबेटर में रखने का रिवाज चल पड़ा है, ये बहुत बड़ा डेंजर है। बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। और बच्चे को वजाइनल कनाल से आने दो, नेचुरल पैदा होने दो। क्योंकि जब बच्चा वजाइना से बाहर आता है तो गुड बैक्टीरिया लेके आता है। हमारी वजाइना में लैक्टोबैसिलस ही तो होते हैं, जो दही में होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। तो वजाइना में भी वही होते हैं। लैक्टोबैसिलस
गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो वजाइना में भी रहते हैं, लेकिन हमने वजाइना के रास्ते से बच्चा नहीं निकाला, पेट काट के निकाला, तो बच्चे को उतनी इम्यूनिटी नहीं मिली, उतनी शक्ति नहीं मिली। इस पे जो अपने बैक्टीरिया बोला, एक बैक्टीरिया का नाम उन्होंने बोला, जिस हेल्थ एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा था, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया आपके लिए इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं और इतने अच्छे साबित हो सकते हैं कि आजकल डिप्रेशन का कारण भी ये है, आजकल सुसाइड का कारण भी ये है। और आपको जो लैक्टोबैसिलस रोटेरी का नाम लिया, लैक्टोबैसिलस गोंडई आई थिंक उन्होंने एक नाम दिया, ये गोंडई है, वो है भी गुंडा अपने आप में, वो आपको मरने तक पहुंचा सकता है। क्या बैक्टीरिया इस तरीके से आपके डिप्रेशन पे, आपके मूड स्विंग पे काम करते हैं? देखो, आपने हमारे 3 देव सुने होंगे जी, याद है 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक ही बैक्टीरिया जी, एक ही बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है जी, वही ब्रह्मा है जी, वही विष्णु है जी, वही महेश है, यही सृष्टि है। ओके। जब आप पैदा हो रहे होते हो जी, जब आप बड़े हो रहे होते हो जी, वो पैदा करने और बड़े करने के रोल में ब्रह्मा है जी। ओके। जब आप बड़े हो जाते हो, आपकी सोच से, आपके एनवायरनमेंट से, वो विष्णु का रोल प्ले करता है। ओके। लेकिन जैसे आप टेंस्ड होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, एंग्री होते हो, अपसेट होते हो, डिस्टर्ब होते हो, उल्टे सीधे खाने खाते हो, अलग एनवायरनमेंट रहते हो, वही शिव के शव के रोल में ले जाता है। शिव में से मात्रा हटा दो, शव है। शिव के अंदर ई की मात्रा ही तो है, वरना वो क्या है? शव है। शव है। तो आप ब्रह्मा से लेके शिव तक के रोल में, इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, मस्त रहो। मैं आपको कितने पेशेंट की वीडियो दिखा सकता हूँ जिनको डॉक्टर ने बोला था 2 महीने के मेहमान है, 4 महीने जिएंगे, डॉक्टर मर गया, पेशेंट जिंदा घूम रहा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर सर्जन है वो, शायद नाम है उनका शैलेंद्र, रणवीर इलाहाबादिया, एक पॉडकास्ट है बियर बाइसेप्स, उसने एक पॉडकास्ट किया था, आप चाहो तो क्लिप लगा दो यहाँ पे। उन्होंने अपने एक पेशेंट के बारे में बताया, एक पेशेंट मेरे पास भी है, वो 17 साल जिंदगी घूम रही, उनके पास एक पेशेंट है जो उन्हीं की पेशेंट थी जी, उसको बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने बायोप्सी करके बोला कि तू 6 महीने में जाने वाली है, लेकिन उसने बोला मेरी बेटी अभी MBBS कर रही है, पढ़ रही है, मैं उसकी पढ़ाऊंगी, शादी करूंगी, तब तक मैं मरूंगी नहीं। देखा मैंने, अभी तक वो लड़की जिंदा घूम रही है, माँ 21 साल हो गए, डॉक्टर मर चुके हैं जिन्होंने बोला था तो 6 महीने में जाने वाली है। तो किसने बचाया? गुड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ऐसी और बहुत प्रजातियां हैं, हमारे पेट में 1000 से ऊपर तरह के बैक्टीरिया हैं। अच्छा, एक और बता रहा हूं मैं आपको जी। आप कई बार, जैसे आप युगांडा गए, युगांडा जी, या आप वियतनाम गए, आप थाईलैंड गए, या आप मान लो जॉर्जिया गए, बाकू गए, वहां का शहद ले आए, आपके काम का नहीं है। अच्छा, आप वहां से कोई गुड बैक्टीरिया ले आए, आपके काम के नहीं है। अभी जो हमारे देश में एक छोटी सी बोतल बिकती है 10 रुपए की, जो सारा भारत पीता है, ये शक्ति याकुल्ट, वो आपके काम का नहीं है, वो जापानीज स्ट्रेन है। अच्छा, वो आपके काम का नहीं है, वो आपके बैक्टीरिया के मतलब का नहीं है, वो वहां का बैक्टीरिया है। आपको पीना है भारतीय भाई। हर इलाके में हर 200-400 किलोमीटर के बाद आपके बैक्टीरिया भी बदल जाते हैं, एनवायरनमेंट बदल जाता है। अब आप अमेरिका से कोई याकुल्ट लाके पियोगे या जापान का याकुल्ट पियोगे, वो आपके बैक्टीरिया वो है ही नहीं, वो स्पीशी अलग है। वहां वालों की अलग प्रजाति है, हमारी प्रजाति अलग है, तो कोई फायदा नहीं है भाई। कहीं बाहर के शहद, ये बाहर के फ्रूट भी मत खाया करो, ये ऑस्ट्रेलिया का खरबूजा है, ये फलाने देश की कीवी है, ये ड्रैगन फ्रूट है, आपके काम के नहीं है। जब वो धीरे धीरे आपके देश में उगने लग जाएं, यहाँ के एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएं, तब आपके काम के है। आपके आसपास उगी हुई जड़ी बूटियां आपके काम की है। आपके आसपास का चीजें आपकी काम की है। जो आपके इलाके में उगता है वो आपके काम का है, बिकॉज उससे आपकी बॉडी का गट, माइंड और उसका कनेक्शन है, अदरवाइज कनेक्शन टूटा हुआ है। ओके आचार्य जी, जाते जाते मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आजकल हम अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, आपको क्या लगता है क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उभर के आ रही है आजकल? सबसे हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं जी, और भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा, भगवान ने हमें चुना। बहुत सारे कैंसर पेशेंट जिनको कैंसर दोबारा तिबारा भी आया है जी, और यहाँ से वो बहुत अच्छी लाइफ, लॉन्ग लाइफ लेकर या लंबा जीवन लेकर जाते हैं। काफी हद तक उनके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, काफी हद तक उनको बेटरमेंट आता है। और जितने लोग पहली बार बिना बायोप्सी कराए, बिना FNSC कराए, बिना कीमो वीमो के पहले आ जाते हैं, वो लोग 90% ठीक हो जाते हैं। ओके, मतलब ये मैं छेड़ाखानी करने से पहले आ जाऊं। ऐसे किडनी फेल में,
जितने लोग डायलिसिस शुरू होने से पहले आ जाते हैं वो तो 90% ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब डायलिसिस शुरू हो गया, आपकी बायोप्सी करा ली या आपने कोई छेड़ाखानी कर ली, फिस्टुला बनवा लिया, तब हमें 10 गुना ताकत लगती है। और बहुत सारे पेशेंट बचते भी नहीं है कहीं, क्योंकि डायलिसिस अपने आप में एक ट्रैप है। डायलिसिस होते होते में कोमा में चला जाता है, डायलिसिस होते होते में हार्ट अटैक में चला जाता है पेशेंट, अटैक पड़ जाता है, डेथ हो जाती है। अच्छा, तो डायलिसिस जाने से पहले जब आपका क्रिएटिनिन 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, तभी आ जाओ ना भाई। हम दवाई से या आपको कुछ दिन भर्ती करके ठीक कर लेंगे, लेकिन आप क्रिएटिनिन 15 करके 25 करके आते हो तो भी हम बचाते हैं आपको, लेकिन तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें भी। और कैंसर को भी जैसे ही आपको आइडिया लगा, कोई गांठ हुई, कोई ट्यूमर हुआ, कोई रसौली हुआ, बायोप्सी मत कराओ, पहले ही आ जाओ। हम खाना पीना ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्म से वो गांठ हरा देंगे। एक तीसरे नंबर पे आता है लीवर फेल पेशेंट। लीवर फेल पे क्यों आते हो? जब लीवर फैटी है तभी आ जाओ ना, जब लीवर फाइब्रोसिस है तभी आ जाओ, हम जल्दी ठीक कर लेंगे। लेकिन आप लोग भी ना, आप लोगों ने देखा होता नहीं, जब तक पूरा स्ट्रीम बिगाड़ नहीं लेते पूरा सिस्टम, तब तक आपको भरोसा ही नहीं होता, तब आपको आयुर्वेद याद आता है। भारत में पहले आयुर्वेद को याद करो, आप लोग लेट याद कर रहे हो। अगर डॉक्टर बोल रहा है आपको स्टंट डालना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो 15-20 दिन हमें दे दो। आपको बिना स्टंट, बिना सर्जरी के ब्लॉकेज खुल जाएगी या नई कोलेटरल आर्टरी बन जाएगी, और सिर्फ खाना पीना ठीक करके। और ये जो मैं सब बोल रहा हूं, सिर्फ खाना पीना, दिनचर्या, पॉजिटिव सोच और कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की मदद से संभव है। तो आचार्य जी, आज के समय में हमारी किचन में क्या सामान है जो हमको बीमार कर रहा है? सफेद नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, किसी आयोडीन के धोखे में नहीं फंसना चाहिए। ये आयोडीन धोखा है, नहीं चाहिए आयोडीन। सिर्फ जो लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं, हिमालय के कुछ इलाके, या जो बिल्कुल समुद्र किनारे दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, सिर्फ उन लोगों को थायराइड, ये आयोडीन नमक की जरूरत थी। लेकिन पूरे भारत को खिला दिया, वो गलत है। तो आयोडीन वाले नमक की जगह सेंधा नमक खाओ, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो समुद्री नमक खा रहे हैं, इसमें माइक्रो प्लास्टिक भी आ रहा है, थायराइड आ रहा है। तो किचन से सफेद नमक निकाल लो। और एक फ्री फ्लो वाला नमक बिल्कुल नहीं खाना। फ्री फ्लो के चक्कर में, वो फ्लो आ रहा है ना, उसमें केमिकल डाला गया फ्लो के चक्कर में। घर में डली लाओ, डली खुद पीस लो, सेंधा नमक, वो बेस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, घर से चीनी निकाल दो, फास्फोरस है, सल्फर है, केमिकल है, निकाल दो। गुड़ इस्तेमाल करो, और गुड़ भी पीला नहीं, जो नेचुरल गुड़ हो, काले रंग का। जी हाँ। आजकल गुड़ में भी ना निरमा से सफेद करते हैं उसको, करते हैं सर। वो उसकी ब्लीच हटा देते हैं। मतलब एक अभी वीडियो आई थी, एक लखनऊ की एक अखबार में छपी थी खबर जी, वो लड़की लगी हुई थी निरमा वाली, घूम घूम के जो कहती थी दूध सी सफेदी निरमा से आई, दूध सी सफेदी निरमा से आई। तो लिखा हुआ अखबार में कि दूध सी सफेदी निरमा से आई। मैं कई साल से चीख रही थी, क्योंकि वहां पे एक दूध बनाने का रैकेट पकड़ा गया, जो निरमा से, डिटर्जेंट पाउडर से, सर्फ से दूध बना रहा था। अभी जस्ट 20-25 दिन पहले यूपी में एक केमिकल पकड़ा गया, उस एक केमिकल के 1 लीटर से 500 लीटर दूध बनता है। वो है मेरे पास भी। और उसके घर में से 21,000 किलो वो केमिकल मिला। तो 21,000 किलो को 500 से गुणा कर लो। अरे भाई साहब, तो समझो 20-25 लाख लीटर का सामान हो गया वो। और 20-25 लाख और वो पिछले 15 साल से कर रहा था। तो अखबार में खबर आई थी, लड़की कह रही है कि मैं कई साल से बोल रही थी घूम घूम के, दूध सी सफेदी निरमा से आई, दूध सी सफेदी निरमा से आई, लेकिन किसी को समझ नहीं आई। तो निरमा से, डिटर्जेंट पाउडर से दूध बन रहा है, मत पियो। अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय, देसी गाय, भारतीय अपनी गाय, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है, उसका दूध पी लो। उससे भी अच्छा है उसका दही खा लो, उससे भी अच्छा है उसका देसी घी खा लो। लेकिन भारतीय गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, एचएफ गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय, काटा मार दो, भैंस को काटा मार दो, वो दूध है, अच्छा है, लेकिन पीने लायक नहीं है। वो हमारा हजम नहीं होता, बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम योगा नहीं करते, हम प्राणायाम नहीं करते। एक और बात, कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई पाउडर मत खरीद लेना। प्रोटीन वगैरह जो आते हैं, ये जो प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन और ये सब खाना है, ये नहीं खाना। किडनियां फेल हो रही हैं, हिप जॉइंट घिस रहे हैं। मेरे पास एक लड़की आई 24 साल की, किडनी फेल। मैंने पूछा क्या किया? सर मैं जिम गई थी। क्यों गई थी? उसके जो चेस्ट थी, ब्रेस्ट, वो अंडर साइज थे। तो उसको जिम वाले ने बोल दिया कि इससे आपकी
ब्रेस्ट है और फिगर है, ठीक हो जाएगी। ले लिया स्वाद, किडनी फेल हो गई। ऐसे मेरे पास रोज का कम से कम एक फोन आता है, बच्चे का 17 साल का लड़का, 24 साल का लड़का किडनी फेल। क्यों? जिम में गए थे जी, सप्लीमेंट लिए थे जी। आजकल शहरों में जगह जगह सप्लीमेंट के डब्बे की दुकानें खोल गई। मैं अभी भारत में बड़ी जल्दी एक आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट लॉन्च करने जा रहा हूं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट वो ले लेना भाई। उसमें गिलोय होगा, अश्वगंधा होगा, हरड़ होगा, बरड़ा होगा, आंवला होगा, उसमें सहजन होगा, ये सब होगा। केमिकल वाला मत खा लेना। इसके अलावा हमेशा खाना चबा चबा के खाओ। जल्दबाजी में खाना मत खाओ। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना। उस दिन खाना हजम नहीं होगा। मिक्सी है घर में आपके, जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? बंद कर देते हो उसको। क्यों कर देते हो? फूक ना जाए, जल ना जाए। तो फिर जब इस दिन हमारा मूड खराब है, गुस्से में है, लड़ाई में, उस दिन इसको फूकने का डर नहीं है? बिल्कुल। उस दिन फूकती है ये, उस दिन नहीं खाना खाना होता है। एक जो खाने का टुकड़ा है, जैसे रोटी खानी है आपको, तो छोटी से छोटी बाइट, अंगूठे के नाखून जितनी, अंगूठे के नाखून 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इसको 32 बार चबाना है। अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आएगी, तो इस टुकड़े को काटो, सब्जी में रखो, चम्मच से खा लो। सब्जी खाने के लिए, दाल खाने के लिए चम्मच है। रोटी की ग्रही में दाल मत भरो। और सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ। और हफ्ते में एक उपवास कर लो। पूरे भारत के हेल्थ का बजट खत्म हो जाएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हफ्ते में एक उपवास बड़े बड़े कैंसर को भी हरा सकता है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, 2 उपवास कर लो। 2 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। मतलब 2 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को रेस्ट दो। ये जो मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी बुखार हो, जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, तो 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाना। मैंने कल रात को एक रील देखी, किसी ने मेरी रील के ऊपर काट के बनाई। कोई जिम ट्रेनर था, मेरी रील का मजाक उड़ाया। अच्छा। मैंने बोला था जब भी बुखार आए खाना, कहता बुखार में बॉडी कमजोर होती है, तो उसको ताकत चाहिए, प्रोटीन दो। मेरा जी कर रहा था मैं चप्पल उतारूं और मैं फोन में ही उस जिम ट्रेनर की पिटाई कर दूं। अरे भाई, जब तुम्हें साइंस नहीं पता, तुमने नहीं आयुर्वेद पढ़ा, तुमने नहीं मेडिकल साइंस पढ़ा, हु आर यू टू डिक्टेट पीपल्स? भाई, जब बॉडी बुखार में है, जुकाम में है, खांसी में है, वायरल में है, जॉन्डिस में, तो अंदर से भी वीक है। रेस्ट दो। जानवर, कुत्ते को भी अकल है, जब बीमार पड़ता है खाना छोड़ देता है। बिल्कुल। आपने कभी पाला है? नहीं पाला तो है नहीं। आप पूछो अपने दर्शकों से, इनमें से किसी ने पाला? ये बात सही कह रहे हैं आप। जब भी बीमार पड़ता है खाना छोड़ता है। तो तब ये जिम ट्रेनर कहाँ होता है? कुत्ते को भी जाके खिला वे प्रोटीन अपना। भैंस और गाय भी छोड़ देती है। अरे कोई भी जानवर दुनिया का, वो 2-3 दिन अपने। अच्छा, एक बात बताओ, कुत्ते की माँ भी नहीं पता उसको कौन है, पिताजी भी नहीं पता कौन है, उसको किसने सिखाया? सृष्टि, प्रकृति, क्योंकि वो नंगे पांव धरती से जुड़ा हुआ है। इंट्यूशन पावर, जब आप नंगे पांव घास पे घूमोगे रोज, तो आपकी छठी इंद्री, इंट्यूशन पावर, इंटरनल फीलिंग शक्ति बढ़ जाएगी। आपको अच्छे बुरे का आभास होगा। बोलते नहीं मेरी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है। नंगे पांव घूमने से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है। तो किसी जिम ट्रेनर की बातों में आके, जब भी बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, गिलोय, दालचीनी, सौंफ, तुलसी का काढ़ा, गर्म पानी में पांव डुबोना और खाना। फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो। और कभी भी अगर आपको पूरी बात नहीं पता, तो कोई आपको अधिकार नहीं देता किसी पे रील बनाने का, किसी पे मीम्स बनाने का। पूरी बात की साइंस नहीं मालूम आपको। हम भैया यहाँ पे पूरे महीने में कम से कम 15,000 पेशेंट को एडमिट करते हैं भाई, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल के। तो हम ये बातें बोलते हैं क्योंकि रोज एक्सपीरियंस करते हैं हम। और बिना बोतल लगाए, कोई ग्लूकोज की बोतल नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई पैरासिटामोल नहीं है, काढ़े हैं, फ्रूट्स हैं, सैलेड है। आप घूमोगे, अभी आपको खिलाऊंगा खाना में। मिलेट्स खिलाते हैं हम, अम्बली खिलाते हैं, फर्मेंटेड मिलेट। अगर किसी को मिलेट खाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है फर्मेंटेशन करके, गुड बैक्टीरिया पैदा करके। कांजी जरूर पीनी है सबने। कांजी मालूम है? कांजी काली गाजर से बनती है। वो आपके जो बैक्टीरिया वाले भाई साहब वो भी समझा के गए, कांजी पिया करो। चुकंदर से बनती है, काली गाजर की बनती है। रोज एक आंवला खाया करो, रसायन है वो। और स्वस्थ रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपस में रिश्ते हैं जो बिगड़े उनको दूर कर लो।
क्योंकि जब हम किसी के प्रति घृणा में होते हैं, किसी के प्रति गुस्से में होते हैं, उसको कुछ नहीं बिगड़ता, आपकी बॉडी जलती है, आपकी बॉडी में नुकसान होता है। ओके, सभी जो जिस तेल में हम खाना पकाते हैं सभी खराब है या कुछ है जो यूज कर सकते हैं? देखो, तेल में खाना पकाना ही खराब है, क्योंकि जब कोई भी तेल आप गर्म करोगे वो उसकी तासीर बदल गई। जैसे आपने समोसा तला, अब उसी तेल में बार बार समोसे तले जा रहे हो, वो जहर बन गया, मतलब धीमा जहर। ऐसा तो है नहीं कि समोसा खा के मर जाओगे, वरना लोग इसका भी व्हाट्सएप पे। अच्छा, एक जो आपको मेरी बातें सहमत हुई ना, आप एक काम करना, जो आप और डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इस पर हमें और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कैंसर पे चाहिए, किडनी फेल पे चाहिए, लीवर फेल पे चाहिए, बच्चा नहीं होना, इनफर्टिलिटी पे चाहिए। एक आईवीएफ नहीं कराना, बहुत साइड इफेक्ट है। आईवीएफ अगर कराना है तो आयुर्वेद की मदद से कराना है, या आईवीएफ की नौबत ना आए पहले आयुर्वेद में ट्राई करो। आयुर्वेद से होता है आईवीएफ? सर आयुर्वेद में आईवीएफ नहीं होता, आयुर्वेद में बच्चा ही हो जाता है ना। अच्छा, आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, आपने बोला ना कि आयुर्वेद के तरीके से कराओ। हमने अभी एक सेटअप शुरू किया है जिसमें आईवीएफ की हम आयुर्वेद से हेल्प कर रहे हैं, चंडीगढ़ में शुरू किया है। एक हमने पंचकुला में 100 बेड का हॉस्पिटल खोला है, भारत का पहला आयुर्वेद एंड आईवीएफ सेंटर। उसमें आईवीएफ के साथ साथ हम आयुर्वेद की हेल्प दे रहे हैं, लेकिन आईवीएफ में जाने उसको देना है जो आयुर्वेद से नहीं पैदा कर पा रहा। पहले हम आयुर्वेद में ट्राई करते हैं, हो जाता है 80% का हो जाता है, और ऐसे ऐसे को हुआ जिनका आईवीएफ फेल हो चुका था, हो गया, उनका आईवीएफ फेल हो चुका है, अब आयुर्वेद से हमने कर दिया। अच्छा, आपके पास जितने भी इस तरह के ये पेशेंट्स आते हैं जो जिनको मतलब बच्चा नहीं होता है, तो बेसिक रीजन जो कोज निकल के आता है वो क्या आता है निकल के महिलाओं में? देखो, जब भी भगवान जो है ना सृष्टि कभी भी बीमार बच्चे को धरती पे नहीं आने देना चाहती। सृष्टि नहीं चाहती पैर के बिना, टेढ़े पैर वाला, दिल में छेद वाला, दिमाग से पैदल बच्चा धरती पर आए। आजकल का खान पान ऐसा है कि पुरुष या महिला के अंडाणु या शुक्राणु की क्वालिटी बिगड़ जाती है, तो सृष्टि अपने आप ही बच्चा पैदा नहीं होने देती। अच्छा, मतलब सृष्टि है ना, प्रकृति है। अगर प्रकृति को लगता है कि बच्चा खराब आ सकता है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, अब वो कमी अंडाणु में है या कमी शुक्राणु में है। अच्छा, हमारे शरीर में मैंने बताया 30 ट्रिलियन सेल है जी। अब 30 ट्रिलियन में सबसे छोटे सेल का नाम बताओ। आई डोंट नो। सबसे बड़े सेल का नाम बताओ। हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल 30 ट्रिलियन सेल में सबसे छोटा सेल शुक्राणु होता है। अच्छा। और सबसे बड़ा सेल अंडाणु होता है। अच्छा। एक बार में करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, लाखों अंडाणु होते हैं, उनमें से कोई 1 या 2 निषेचित होते हैं। और सोचो इतना छोटा, और फिर वो अपने माँ बाप पे जाता है। उस शुक्राणु को भी वो जाता है वजाइना में के थ्रू गर्भ में। पहले वो ट्यूब में जाके निषेचित होता है, बाद में वो गर्भ में आता है जी। जब फर्टाइल हो जाता है तो। अब प्रकृति को पता है कि ये शुक्राणु ठीक क्वालिटी का नहीं है। अच्छा। या अंडाणु ठीक क्वालिटी का नहीं है, या गर्भ में एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं। अगर ठहर भी गया और प्रकृति को लगा कि ये बच्चा खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, गर्भ गिरा देती है, आपको मिसकैरेज हो जाता है। और आप कहते हो कि मेरे बार बार मिसकैरेज हो रहा है। अरे भाई बढ़िया हो रहा है, आप भगवान आपसे बीमार बच्चा नहीं चाहता। आप अपना खाना ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, आप गर्भ का शोधन करो। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मटका है कुम्हार ने बनाया जी। मिट्टी का बनाया कुम्हार ने जी। अभी कच्चा है जी। इसमें पानी डालोगे फूट जाएगा? फूट जाएगा ना, मिट्टी का है ना। कुम्हार क्या करता है, पहले पकाता है, उसके बाद फिर पानी डालता है जी। तो पहले अपने गर्भ को पका लो, पहले अपने गर्भ को शुद्धि कर लो। इसको हम बोलते हैं गर्भ शुद्धि। और उससे पहले होती है बीज शुद्धि, उसके बाद होता है गर्भ धारण, देन होता है गर्भ संस्कार, देन होता है बाल संस्कार। और ये सब हमारे यहाँ हमारे सारे हॉस्पिटलों में होता है। और अगर आपको एडमिट होने की जरूरत है तो हम पंचकूला में करते हैं अपने, जो चंडीगढ़ में पंचकूला है। वहां डॉक्टर गीतिका चौधरी हैं, डॉक्टर प्रीति हैं, डॉक्टर मिताली है, डॉक्टर नितेश्वरी, उनकी टीम ये काम करती है। और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज बहुत है जिनके 2-2 आईवीएफ फेल हो गए और उनको गर्भ धारण हुआ। ओके, चलिए, तो एक महिला की बात, अगर थोड़ा सा मेल के परिप्रेक्ष्य से हम देखा जाए, जिनके जो
शुक्राणु नहीं है, या ये मान लीजिए कि उनके स्पर्म में दम ही नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके। पहली बात तो आजकल ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का आपका लाइफस्टाइल है, खान पान मैं क्या सारे भारत को एक सॉल्यूशन दे दूं। जी ये गर्भ की प्रॉब्लम, ये कमर दर्द, ये घुटने दर्द, ये शुक्राणु कम होना, अंडाणु कम होना और सेक्स पावर कम होना, जी। ये सब क्या हो रहा है? एक गलती से। जी हमारे दादा परदादा, लक्कड़ दादा हाँ। सब नीचे ऐसे बैठ के पेशाब किया करते थे। हाँ हम सब खड़े होके पेशाब करते हैं। हाँ हमारी बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया, अच्छा हमारी बॉडी के ग्लैंड्स की पावर खत्म हो गई, मसल्स में वीकनेस आ गई, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो रहा। जी जब आप खड़े होके पेशाब करते हो तो पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता। जब आप नीचे बैठ के पेशाब करते हो तो पूरा ब्लैडर खाली होता है, मसल्स में पूरी स्ट्रेंथ आती है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रहते हैं, आपकी बॉडी डिस्चार्ज पूरा करती है, ओके तो क्वालिटी अच्छी रहती है। तो सारे भारत से अपील है हाथ जोड़ के, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे से, हर माँ बाप से अपने बच्चों को नीचे बैठ के पेशाब करना सिखाओ। अब आप बोलोगे जब पिक्चर हॉल में गए खड़े होके करना पड़ता है, तो पिक्चर हॉल में कर लेना। जब अपने घर में आओ अपनी कुंडी लगाओ, नीचे बैठ के करना, बाद में एक डिब्बा पानी डाल देना, या फिर इंडियन टॉयलेट सीट लगा लो घर पे भाई। अच्छा मैं नहीं बैठ सकता जैसे आप बैठे, मैं घुटने खराब नहीं हो, ये जो घुटने ऑपरेशन से हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जी ये इसी वजह से बदल रहे हैं क्योंकि नीचे बैठना छूट गया, घुटनों की एक्सरसाइज खत्म हो गई, घुटनों का लुब्रिकेशन खत्म हो गया, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, सिर्फ नीचे ना बैठने की वजह से। पहले टाइम पे किचन बैठ के थी, हम नीचे बैठ के रोटी बेलते थे तो पेट हिलता था, एक्सरसाइज होती थी, बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता था। अभी क्या हम खड़े होकर रोटी पका रहे हैं, पेट हिल ही नहीं रहा, एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, खड़े होके झाड़ू मार रहे हैं, खड़े होके पोछा मार रहे हैं, क्या है ये? अच्छा सारी बीमारी की जड़ हमने खुद अपने घर में ये वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। ओके भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को अपना लो, अभी भी वक्त है, भारत बच जाएगा, वरना बीमारियों का देश बन चुका है। ऑपरेशन से बच्चे में नंबर 1 भारत, डायबिटीज में भारत नंबर 1, ब्लड प्रेशर में भारत नंबर 1, हार्ट अटैक में भारत नंबर 1, कैंसर में भारत नंबर 1 बन चुका है। और यहाँ का कोई डॉक्टर नहीं चाह रहा कि आप बीमार ना पड़ो, सब इलाज बता रहे हैं, इलाज। अरे बीमार ही मत पड़ो ना, डॉक्टर अपने खुद बन जाओ ना, नीचे बैठ के पेशाब करो, नीचे बैठ के भोजन करो, रोज सुबह मैंने बताया उकड़ू बैठ के अदरक चबाओ, शाम को भी बैठो, कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं। डीआईबी डाइट अपनाओ, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे हॉस्पिटल्स है भाई, फिर क्लिनिक्स है, आ जाओ। और एक और बात, हमारे यहाँ सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं, सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ चलते हैं। अगर आप बोलो तो मैं अपने एक कॉल सेंटर का नंबर भी बता दूं, एक मोबाइल नंबर नोट कर लो, 8270482704। अगर आपको किसी तरह की गंभीर बीमारी है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, इनफर्टिलिटी, हार्ट प्रॉब्लम, कोई और घुटने की तकलीफ, डिप्रेशन की तकलीफ, तो हमारे इस नंबर पे कॉल करके जब भी आना हमारे हॉस्पिटल में बुकिंग करा के आना। कई लोग ना सीधे आ जाते हैं बैग चक के, हमारे पास बेड ही नहीं होता, खाली हाउसफुल रहते हैं सारे। ये अभी हाउसफुल है, अच्छा डेराबस्सी वाला हाउसफुल है, लखनऊ वाला हाउसफुल है, सिर्फ मुंबई में थोड़ी सीटें रहती हैं क्योंकि वो नया खुला है अभी, कुरुक्षेत्र वाले में थोड़ी सीटें रहती हैं, पटना हाउसफुल है, कई हॉस्पिटल हाउसफुल रहते हैं। सोचो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, और हमारे पास वो ज्यादा बेड नहीं है, अभी तक टोटल 1800 बेड है हमारे पास, अभी अगले साल 3000 बेड होंगे। ओके, मतलब सबका मिला के टोटल, सब मिला के अभी 1800 बेड है। ओके, और टोटल महीने में अगर मैं अपने क्लिनिकों की बात करूं, लगभग 40,000 लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं हर महीने, ऑनलाइन या क्लिनिक पे डॉक्टर से मिलके या वीओपीडी, वर्चुअल ओपीडी। और आपको ऐसा बताऊं, हम कभी भी जगह लगातार दवाई नहीं बेचते, हम पेशेंट को बोलते हैं 1-2 महीने दवाई खाओ, साथ में परहेज करो, फिर बाद में ये दवाई भी छूट जाएगी आपकी। हम लगातार दवाई बेचने के पक्ष में नहीं है। वैसे आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम चाहते ही नहीं। और हम चाहते हैं जो आप में से जिस भी व्यक्ति को आज तक आयुर्वेद से कोई भी फायदा हुआ है, नेचुरोपैथी से कोई भी फायदा हुआ है, इस वीडियो को 3 से 10 लोगों को जरूर पहुंचाना है। बिल्कुल, अगर आपको कसम है मेरी, अगर आपको आयुर्वेद के किसी काढ़े ने, किसी तुलसी ने, किसी गिलोय ने, किसी काली मिर्च ने, किसी दालचीनी ने ठीक किया है, तो इस वीडियो को कम से कम 10-10 लोगों के फोन में पहुंचाना है। ऐसे कसम देके पहुंचाएंगे। देखिए सर, मतलब बात करने के लिए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका इलाज है आचार्य जी के पास ना हो, लेकिन समय की अपनी सीमा है तो यहीं पे रोकना पड़ेगा। लेकिन सर आगे भी हम आपके साथ में पॉडकास्ट करेंगे, तो जैसे कमेंट्स आएंगे उस बीमारी पे करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग जो आपकी मुहिम है ना,
कि आपकी एक मुहिम और है, मैं पूछना भी भूल गया बट अब याद आ रहा है कि अपने डॉक्टर खुद बनो, अपना डॉक्टर खुद बनो, है ना। तो वो जो घर घर में अपना डॉक्टर खुद बनने की जो मुहिम है, मैं भी उसका बहुत समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। सर पैसा बचता है। बिल्कुल। अभी आप हॉस्पिटल जाते हो ना, जी। आप मंगलसूत्र बेच के, सोना बेच के, अपना कर्जा लेके, प्लॉट बेच के जी। कैंसर का, किडनी फेल का इलाज करा रहे हो, लेकिन इलाज हो रहा है क्या? आप लुटते जा रहे हो, कर्जा बिल्कुल, चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इलाज मत कराओ, खाना ठीक करो, जी फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, नारियल पानी पियो, जी। अच्छी चीजें खाओ, बाजार का गंद मत खाओ, रात को 2-2 बजे कार रोक के रोटियां मत खाओ। देखिए ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका जो इलाज है वो आचार्य मनीष जी के पास ना हो, लेकिन समय तो टिकता नहीं है, समय की अपनी सीमा है। तो इसलिए आज बस इतना ही, लेकिन हम आचार्य जी से और भी कई टॉपिक्स पर आगे फ्यूचर में बात करेंगे। बहुत और भी पॉडकास्ट करने हैं, लोगों तक आयुर्वेद को लेके जाना है, हिम्स के जो अपनी थेरेपी है, उनकी जो अपनी टेक्निक है, कैसे आप खुद का डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी हम आपके जो है फैमिली तक लेके आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है हम क्षमा चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच आचार्य मनीष जी, आपका मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।